हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 751। साहिल ने अपने हाथों से पर्ल के सिर को धीरे से थाम लिया जो इधर उधर हिल रहा था। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे, उसके फॉरहेड पर धीरे से चूमने के लिए झुका और कोमलता से कहा, मिस पर्ल, डरो मत। मुझ पर भरोसा करो, मेरे यहाँ होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहती। कोई भी नहीं। पर्ल दंग रह गई। ये पहली बार था जब साहिल ने उसे चूमने की पहल की थी। वह इस पल बहुत खुश महसूस कर रही थी। इसके अलावा साहिल के शब्दों में जैसे कोई जादुई शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने उसके अत्यंत घबराए हुए दिल को धीरे धीरे शांत कर दिया। उसके पास उससे कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, लेकिन अंत में उसने केवल एक वाक्य कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। साहिल ने पर्ल को छोड़ दिया, सीधा खड़ा हुआ और वॉल्ट और गैंग की ओर देखने के लिए मुड़ा। वॉल्ट को तुरंत पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। मौत का आमना सामना करने का वह एहसास जो उसने अभी महसूस किया था, एक बार फिर उभर आया। यहाँ तक कि उसके पीछे खड़े दो लोग जो हाफवे टू गॉड रैंक थे, उन्हें भी लगा कि कुछ गलत है। साहिल ने अभी तक अपनी ताकत नहीं दिखाई थी। अभी जो एकमात्र चीज फूट रही थी वह उसका अपना मर्डरस इंटेंट था, और इसी ने उन तीनों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। ये यंग मैन कौन था? वह बहुत डरावना था। मुझे बताओ, तुम कैसे मरना चाहोगे? साहिल की आवाज़ नर्क की तरह ठंडी और चुभने वाली थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं दुनिया की सबसे महान फैमिली से हूं। मैं वॉल्ट मोज़ली हूं, मोज़ली फैमिली का सेकंड इन लाइन है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम जो झेलोगे वह पूरी मोज़ली फैमिली का प्रकोप होगा, चाहे तुम कोई भी हो। तुम और तुम्हारे आसपास की हर चीज़ मोज़ली फैमिली द्वारा बेरहमी से नष्ट कर दी जाएगी। वॉल्ट ने कांपती आवाज में कहा। वह भी इस समय बहुत डरा हुआ था। साहिल का मर्डरस इंटेंट बहुत शक्तिशाली था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह चाकू की नोक पर चल रहा हो, और जरा सी लापरवाही होने पर उसे मौत के खतरे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वॉल्ट के पीछे की फैमिली बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन ये जगह उसकी फैमिली के प्रभाव क्षेत्र में नहीं थी। वह मोज़ली फैमिली का सेकंड इन लाइन था, इसलिए यदि वह यहाँ मर जाता तो उसकी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर उसे पहले पता होता तो वह अपनी फैमिली से कहता कि उसके पीछे चलने के लिए 2 गॉड रैंक गार्डियंस भेजें। अब उसे बस उम्मीद थी कि मोज़ली फैमिली की प्रतिष्ठा उसके सामने वाले व्यक्ति को रोक सके। वॉल्ट का मोज़ली फैमिली में उच्च पद था। सेकंड इन लाइन होना कोई मजाक नहीं था। ये टाइटल मोज़ली फैमिली के विशाल ढांचे में शीर्ष 10 में रखा जा सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसका वर्ल्ड रैंकिंग में स्थान था। बस बात यह थी कि जब उसका सामना मौत से हुआ तो वह आम लोगों से अलग नहीं लग रहा था। उसका पद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे फिर भी मौत का डर सता रहा था। वॉल्ट की बात सुनकर साहिल दंग रह गया। मोज़ली फैमिली, क्या यह उन 3 प्राचीन परिवारों में से एक नहीं है जो फॉल्कनिया को नियंत्रित करते हैं? ये दुनिया की 5 प्रमुख शक्तियों में से एक भी है। यह एक ऐसी फैमिली है जिसके पास पीक गॉड रैंक है। कोई आश्चर्य नहीं कि पर्ल ने मुझे बताने के बजाय खुद को कुर्बान करना बेहतर समझा। वे वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे मुझसे टकरा गए। खैर, चलिए मोज़ली फैमिली पर अपना फन फैलाना शुरू करते हैं। पर्ल ने घबराहट में साहिल का हाथ पकड़ लिया। साहिल ने पर्ल का हाथ पकड़ा, उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और उसे इशारा किया कि घबराए नहीं, क्योंकि वह इसे संभाल लेगा। मोज़ली फैमिली, ये वास्तव में शक्तिशाली है क्योंकि तुम लोग पीक गॉड रैंकर्स के साथ दुनिया की 5 शीर्ष प्रमुख शक्तियों में से एक हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस पर्ल तुम लोगों से इतना डरी हुई है कि वह मुझे बिना बताए जो चाहो वह करने देगी। दुर्भाग्य से तुम सोमोलैंड में हो, और यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम लापरवाही से काम कर सको। तुम्हें मिस पर्ल के सोमोलैंड वापस आने के बाद उसका पीछा करना और परेशान करना जारी नहीं रखना चाहिए था। अगर तुम्हें लगता है कि मोज़ली फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज होना मुझे डरा सकता है तो तुम्हें निराशा होने वाली है। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? मैं देखूंगा कि क्या मैं तुम्हारी ओर से मोज़ली फैमिली को बता सकता हूं, साहिल ने कहा। तो क्या हुआ अगर वह मोज़ली फैमिली से था? तो क्या हुआ अगर वह दुनिया की 5 शीर्ष प्रमुख शक्तियों में से एक से था? साहिल बिल्कुल भी डरा नहीं था। क्या मोज़ली फैमिली सिर्फ उस पीक गॉड रैंक पर भरोसा नहीं कर रही थी? चैप्टर 752। वह खुद भी एक पीक गॉड रैंकर था। परिणाम चाहे जो भी हो, उसे वॉल्ट को मारना ही था। ऐसा हुआ कि उसने अभी तक किसी भी पीक गॉड रैंकर्स के साथ लड़ाई नहीं की थी। बुरा से बुरा क्या होगा, वह अपनी कॉम्बैट पावर की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए उनसे लड़ लेगा। तुम कौन हो? वॉल्ट ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी पहचान जानने के बाद कोई ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह उसकी उम्मीद से बाहर था। साहिल न केवल मोज़ली फैमिली को जानता था, बल्कि वह यह भी जानता था कि दुनिया में 5 शीर्ष प्रमुख शक्तियां हैं जिनके पास पीक गॉड रैंकर्स हैं। जाहिर तौर पर उसका पद इतना कम नहीं था।
क्या वह सोमरलैंड के हायर अप्स का वंशज हो सकता है? मुझे क्या करना चाहिए? वॉल्ट यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। उसने कसम खाई कि अगर वह इस बार जिंदा वापस चला गया तो भविष्य में वह मोज़ली फैमिली के प्रभाव क्षेत्र से बाहर इतनी आज़ादी से कभी कदम नहीं रखेगा। भले ही वह बाहर आना चाहे, वह अपने साथ कुछ और गॉड रैंक गार्डियंस लेकर आएगा। तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानने की ज़रूरत है कि अगर तुमने मिस पर्ल को अपमानित किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम भागकर मोज़ली फैमिली के पास वापस चले जाओ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे जाने देने की हिम्मत रखते हो? जब मैं अपनी फैमिली में वापस आ जाऊं तब तुम आकर मुझे मार सकते हो। अगर तुम वास्तव में आने की हिम्मत रखते हो तो मैं भागूंगा नहीं, और मैं यहाँ तक कि तुम्हारे मुझे मारने का इंतज़ार भी करूंगा। वॉल्ट चिल्लाया। अभी वह बस यहाँ से निकलना और सोमरलैंड से भागना चाहता था। जब तक वह अपनी फैमिली के पास लौटता वह सुरक्षित होता। क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? साहिल ने आधे मुस्कान के साथ पूछा। तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि तुम मेरी फैमिली से डरे हुए हो। उस स्थिति में बस मुझे वापस जाने दो। अगर तुम में ऐसा करने का दम है तो मैं तुम्हें एक मर्द होने के लिए सम्मान दूंगा। वॉल्ट ने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और साहिल को उकसाना जारी रखा। अगर तुमने मिस पर्ल को अपमानित नहीं किया होता तो तुम मुझे उकसाने में सफल हो जाते। बहुत बुरा हुआ, वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक है। तुम्हें उसकी जासूसी नहीं करनी चाहिए थी, उसे मजबूर करना तो दूर की बात है। अगर मैं तुम्हें आज जाने दूं तो मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूंगा? साहिल ने कहा और झुककर पर्ल को गले लगा लिया। साहिल के इरादों को जानकर पर्ल ने अपने हाथ साहिल की गर्दन के चारों ओर लपेट लिए और अपना सिर उसके सीने में छिपा लिया। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने जीवन के सबसे सुखद पल का अनुभव कर रही हो। भले ही यह खुशी अल्पकालिक थी, वह अपने शेष जीवन के लिए संतुष्ट रहती। साहिल पर्ल को अपनी बाहों में लेकर खड़ा हो गया। दो लोग जो हाफवे टू गॉड रैंक थे वे भी इस समय एक कदम आगे बढ़े और वॉल्ट को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। मिस पर्ल, अपनी आंखें बंद कर लो और उन्हें मत खोलना, चाहे तुम कुछ भी सुनो। साहिल ने पर्ल के कान के पास अपना सिर झुकाकर फुसफुसाया। ठीक है, पर्ल ने शर्माते हुए उत्तर दिया। फिर उसने अपना सिर मजबूती से साहिल के सीने से सटा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही साहिल अब उसके साथ नीचे कूदने की योजना बनाता, उसे कोई पछतावा नहीं होता। क्या तुम लोग मेरा प्रकोप झेलने के लिए तैयार हो? साहिल ने वॉल्ट और गैंग से एक एक शब्द कहने के लिए अपना सिर उठाया। साहिल की ताकत उसके द्वारा कहे गए हर शब्द के साथ एक स्तर बढ़ गई। जब उसने अपना वाक्य पूरा किया तो कमरे की हवा भारी महसूस होने लगी। वॉल्ट और गैंग ने अपनी आंखें फाड़ दी और डर के मारे साहिल की ओर देखा। इस सेकंड उन्होंने एक ऐसा दबाव महसूस किया जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर करोड़ों पाउंड का वजन हो। वे अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे थे। उनके दिल की धड़कन तेज और तेज होने लगी। उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल हाथों का जोड़ा उनके दिलों को पकड़ रहा हो। वॉल्ट सबसे निचले क्षेत्र में था, इसलिए वह इस भयावह ताकत से लगभग मर ही गया था। उसके पैंट से तीखा पीला तरल बहने लगा। चैप्टर 753। साहिल ने पर्ल को पकड़े हुए अपना दाहिना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई बम फट गया हो। स्मैश 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 स्मैश! टेलीविजन, बेड, सीट, वार्डरोब और विंडोज सभी एक पल में टूटकर बिखर गए। वॉल्ट और अन्य दो जोरदार आवाज से सुन्न हो गए। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उनके शरीर जोरदार प्रभाव से पीछे की ओर धकेल दिए गए जब तक कि वे दीवार से नहीं टकराए। स्प्लर्ट! खून के फव्वारे फूट पड़े। उन तीनों को ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर बिखर गया हो। वे बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा पा रहे थे। पर्ल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं क्योंकि वह साहिल के सीने से सटी हुई थी। उसने आवाज़ सुनी, लेकिन उसने फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि साहिल ने अभी उससे कहा था कि वह चाहे जो भी सुने अपनी आंखें न खोले। साहिल पर्ल को अपनी बाहों में लेकर धीरे धीरे वॉल्ट की ओर चला। इस बिंदु पर वे तीनों जमीन पर लेटे हुए थे और बोल नहीं पा रहे थे। उनके पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर्स थे। सदमे से उनके आंतरिक अंग घायल हो गए थे और उनके शरीर पर अनगिनत चोटें भी थीं। दर्द उनके शरीर में दौड़ गया, लेकिन वे अभी भी होश में थे। इस प्रकार वे केवल कुछ हल्की कराहें ही निकाल सकते थे। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें तुरंत क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे की मोज़ली फैमिली से डरता हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे लिए इस तरह मरना बहुत आसान होगा। मैं जल्द ही तुम्हें एक बड़ा शो देखने के लिए आमंत्रित करूंगा। अच्छी तरह जियो। साहिल के बोलने के बाद उसने पर्ल को लिया और कमरा छोड़ दिया। जब वह कॉरिडोर में निकला तो आफ्टरमैथ टीम पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। ये लोग स्पेशल टास्क फोर्स और फॉल्कन से चुने गए थे। उनका काम डिसिप्लिन टीम के आफ्टरमैथ को संभालना था।
वे फ्रंट लाइनर्स बनने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, इसलिए वे केवल आफ्टरमैथ को ही संभाल सकते थे। कैप्टन, डिसिप्लिन टीम के आफ्टरमैथ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों में से एक ने सम्मानपूर्वक पुकारा। कमरे के अंदर मौजूद 3 लोगों को वापस ले आओ। याद रखना, उन्हें मरने मत देना, साहिल ने कहा। जी हाँ, साहिल पर्ल को अपनी बाहों में लेकर चला गया। कैपिटल सिटी के सबसे हाई एंड होटल के रूप में स्टारी नाइट होटल में अचानक इस तरह की जोरदार आवाज़ का सुनाई देना एक झटका था। इसलिए मैनेजर जल्दी से सिक्योरिटी टीम को देखने के लिए ले आया, हालांकि उन्हें डिसिप्लिन टीम के लोगों द्वारा बाहर ही रोक दिया गया। आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। अगर आप मेरे रास्ते में आते रहे तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष न दें, मैनेजर ने गुस्से में डिसिप्लिन टीम से कहा। जोरदार आवाज़ होटल के सबसे हाई एंड एरिया से आई थी। यहाँ रुकने वाले लोगों में से कोई भी शांत स्वभाव का नहीं था, खासकर वह जो कल लग्जरी स्वीट 1 में चेक इन हुआ था। सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए और रूम बुक किया। वह मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप था, जो दुनिया का टॉप कंसोर्टियम है। मैनेजर के पीछे 1 दर्जन से अधिक सिक्योरिटी कर्मियों ने तुरंत इलेक्ट्रिक बैटन्स निकाल लिए और लड़ने की स्थिति में आ गए। हालांकि डिसिप्लिन टीम के कर्मचारियों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम काम कर रही है। सभी असंबंधित व्यक्ति कृपया चले जाएं, अन्यथा आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। कैसी सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा, मैनेजर ने जोर देकर कहा। उसने सच में सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के बारे में नहीं सुना था। हालांकि क्योंकि वह इस जगह का मैनेजर हो सकता था, वह काफ़ी स्मार्ट था। अब तक इन लोगों ने एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा था, इसलिए वे निश्चित रूप से उलझने लायक नहीं थे। अन्यथा उसने अब तक अपने पीछे की सिक्योरिटी टीम को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया होता। चैप्टर 754। यदि इस क्षेत्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण अतिथि नहीं रह रहा होता तो वह इस झमेले में खुद को शामिल नहीं करना चाहता। अगर आपने हमारे बारे में नहीं सुना है तो इसका मतलब है कि आप योग्य नहीं हैं। अपने बॉस को बुलाओ और देखो कि क्या वह हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। मैनेजर ने इस बार बहादुर बनने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने हड़बड़ी में अपना सेल फोन निकाला और होटल के बॉस को फ़ोन किया। मार्क, क्या बात है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज़ फ़ोन से आई। नमस्ते मिस्टर इनेज, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है, मार्क ने सम्मानपूर्वक कहा। क्या बात है? होटल के वीआईपी एरिया में एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। मैं किसी को जांचने के लिए लाने ही वाला था, लेकिन मुझे बाहर रोक दिया गया, मार्क ने कहा। इतना साहसी कौन है? वे मेरे होटल में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करते हैं? मिस्टर इनेज दिलचस्पी लेते हुए लग रहे थे। वे कहते हैं कि वे सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम हैं और उन्होंने हमसे इसमें शामिल न होने के लिए कहा है, वरना हमसे सख्ती से निपटा जाएगा, मार्क ने कहा। क्या? मिस्टर इनेज आश्चर्य से चिल्लाया। कहो, वह फिर से कहो। वे कौन हैं? सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम, मार्क ने सावधानी से दोहराया। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मिस्टर इनेज ने फिर से पूछा। हाँ, मुझे यकीन है, मार्क ने सकारात्मक जवाब दिया। उन्हें रहने दो। नहीं, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें उनका यथासंभव सहयोग करो। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। उन्हें नाराज़ मत करना। मिस्टर इनेज ने यह कहने के बाद जल्दी से फ़ोन काट दिया, जिससे मार्क भ्रमित रह गया। यहाँ तक कि उसका बॉस भी इतना डरा हुआ था। सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम कौन थी? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। किस्मत से वह स्मार्ट था और उसने सीमा पार नहीं की और उनके साथ संघर्ष शुरू नहीं किया, अन्यथा उसका काम तमाम हो जाता। उसे ये भी पता नहीं चलता कि वह कैसे मरा। जब मार्क उनके साथ एहसान जताने के लिए पास जाने ही वाला था तो उसने एक यंग मैन को एक महिला को गोद में लिए बाहर निकलते देखा। मार्क आगे बढ़ा। वह पूछना चाहता था कि जब वे दोनों पास आए तो क्या हो रहा था। जैसे ही साहिल पर्ल के साथ बाहर निकला, वह डिसिप्लिन टीम की आफ्टरमैथ टीम के पास से गुजरा। फिर कुछ सदस्यों ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, कैप्टन, तुमने कड़ी मेहनत की है, मैं बाकी तुम पर छोड़ता हूँ, साहिल ने उत्तर दिया। यही हमें करना चाहिए। साहिल चलना जारी रखा, अपने पीछे एक दंग मार्क को छोड़ गया। यह 20 साल की उम्र का यंग मैन कैप्टन है। मार्क को लगा जैसे उसका वर्ल्ड व्यू पूरी तरह से उलट गया हो। उसने सोचा कि स्टारी नाइट होटल का मैनेजर बनने के बाद वह कह सकता था कि उसने कैपिटल सिटी के अपर क्लास सर्कल में कदम रख दिया है। अंत में उसे एहसास हुआ कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। कम से कम उसने सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम जैसी टीम के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर वे उसके बॉस को इतना घबरा सकते थे तो वे निश्चित रूप से बहुत प्रतिष्ठित थे। इसके अलावा 20 साल की उम्र का एक यंग मैन इतनी शक्तिशाली टीम का कैप्टन था। साहिल ने पर्ल को उसके घर वापस भेज दिया और उसे अच्छी तरह आराम करने के लिए कहा। फिर वह सीधे मेसन के निवास की ओर चला गया।
कई बाधाओं को पार करने के बाद वह परिचित कोर्टयार्ड में पहुंचा। साहिल कार से बाहर निकला और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। साहिल, तुम यहाँ हो। मेसन कोर्टयार्ड में इस समय सोमरलैंड की खबरें देख रहा था। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, मैं मोज़ली फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनके बारे में और बता सकते हैं? साहिल ने सीधे विषय पर आते हुए कहा। तुम अचानक उनके बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्या हुआ? मेसन ने जिज्ञासा से पूछा। वह जानता था कि साहिल बिना किसी कारण के इस बारे में चिंतित नहीं होगा। कुछ नहीं, मोज़ली फैमिली के लोगों के साथ मेरा कुछ संघर्ष हुआ था, इसलिए मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूँ, साहिल ने समझाया। तुम्हारा मोज़ली फैमिली के लोगों के साथ संघर्ष हुआ? क्या ये गंभीर था? ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ये सिर्फ हेडनिस्टिक डिसेंडेंट्स में से एक था। चूंकि तुम इसे संभाल सकते हो, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तुम बड़े हो गए हो और व्यक्तिगत जिम्मेदारी उठा सकते हो। मुझे तुम्हें इस फैमिली के बारे में बताने दो। चैप्टर 755। मेसन के निवास से निकलने के बाद साहिल ने उन बातों पर विचार किया जो उसने मेसन से मोज़ली फैमिली के बारे में सीखी थीं। ये फैमिली पुरानी और शक्तिशाली थी। एक पीक गॉड रैंकर के अलावा उस फैमिली में 3 लेट गॉड रैंकर्स भी थे। इतना ही नहीं, वे कई छोटे और मध्यम आकार के देशों को भी नियंत्रित करते थे। हर साल दुनिया भर से संसाधनों की एक निरंतर धारा मोज़ली फैमिली को भेजी जाती थी। मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप अटूट धन के साथ दुनिया के शीर्ष कंसोर्टियम में से एक था। हालांकि मोज़ली फैमिली दुनिया की 5 शीर्ष प्रमुख शक्तियों में सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन ये काफ़ी डरावनी थी। साहिल ने अपने और मोज़ली फैमिली के बीच के अंतर को मापा। दोनों पक्षों में पीक गॉड रैंकर्स होने के अलावा अन्य कारक मूल रूप से दुनिया भर के अलग थे। मुझे क्या करना चाहिए? साहिल सोच रहा था। इस बार उसने मोज़ली फैमिली के सेकंड इन लाइन को हरा दिया था। मोज़ली फैमिली की ताकत को देखते हुए वे कभी हार नहीं मानेंगे। न केवल दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा, बल्कि वह खुद भी मोज़ली फैमिली को इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। देर सबेर दोनों पक्ष टकराएंगे ही, इसलिए उसे पूरी तरह तैयार रहना था। साहिल वहां वापस गया जहां पर्ल रह रही थी। उसने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया और पर्ल पर एक नज़र डाली। जब उसने देखा कि वह गहरी नींद में सो रही है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह थक गई होगी क्योंकि वह कल पूरी रात नहीं सोई थी। इसलिए वह कमरे से बाहर निकला और रसोई में खुद को व्यस्त करने लगा। इसी पल उसका फ़ोन बजा। साहिल ने फ़ोन उठाकर देखा और देखा कि यह जूलिया का था। नमस्ते जूल्स, साहिल ने जवाब देते हुए कहा। साहिल, क्या वे 3 लोग जिन्हें हमने आज सुबह पकड़ा था मोज़ली फैमिली से हैं? जूलिया ने पूछा। हाँ, साहिल ने उत्तर दिया। तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? उन्हें अभी मत मारो, मुझे उनके लिए कुछ चाहिए। सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर ने मुझसे संपर्क किया है और मुझे उन्हें तुरंत रिहा करने के लिए कहा है। इसके अलावा उसने हमसे स्पष्टीकरण मांगा है, अन्यथा मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के प्रकोप को झेलने का जोखिम उठाने को कहा है। उन्हें नज़रअंदाज करो, मैं इसे संभाल लूंगा। अगर यह व्यक्ति सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर को इतना घबरा सकता है, तो वह निश्चित रूप से कोई साधारण नहीं होगा। बिल्कुल, वह मोज़ली फैमिली का सेकंड इन लाइन हेयर है। उसका नाम वॉल्ट मोज़ली है। इस पीढ़ी में सेकंड इन लाइन हेयर होना निश्चित रूप से आसान नहीं है। जूलिया कुछ देर चुप रही और बोली, साहिल, तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। खुद को खतरे में मत डालो। मोज़ली फैमिली भयानक रूप से शक्तिशाली है। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते, तो बस मेरे परदादा को बता देना। मुझे पता है, धन्यवाद जूल्स। लेकिन अभी ओल्ड मास्टर स्टेफानी को मत बताना, वे मछली के चारे को पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं और अभी हम सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। उन्हें परेशान नहीं किया जा सकता, वरना मछली भाग जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर मोज़ली फैमिली बदला लेना चाहे? ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ठीक है, सावधान रहना। मुझे पता है। साहिल ने फ़ोन काट दिया और खाना बनाना जारी रखने ही वाला था। अचानक उसने पर्ल को रसोई के प्रवेश द्वार पर खड़े देखा। मिस पर्ल, आप जाग गईं? क्या आपको भूख लगी है? थोड़ी देर बैठिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, साहिल ने कहा। पर्ल ने साहिल की ओर खाली नज़रों से देखा और कुछ नहीं किया। हालांकि उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। क्या हुआ, मिस पर्ल? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? क्या उस कमीने ने आपको चोट पहुंचाई? साहिल पास गया और चिंता से पूछा। पर्ल ने साहिल को गले लगा लिया। फिर उसने रोते हुए कहा, साहिल, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या मैं उसे वह सब नहीं करने दे सकती थी जो वह मेरे साथ करना चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे लिए सारी उम्मीद खो दूं? ये सब के लिए सबसे अच्छा होता। तुम्हें इतना भारी बोझ क्यों उठाना पड़ा और मुझे बचाने के लिए इतने शक्तिशाली दुश्मन को क्यों अपमानित करना पड़ा? अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो मुझे जीवित क्यों रहना चाहिए? मिस पर्ल, जब साहिल
कुछ कहने ही वाला था, पर्ल ने उसे बीच में ही रोक दिया। बोलो मत, मुझे चूमो। जैसे ही साहिल ने आवाज निकाली, पर्ल ने अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए। 10 मिनट बाद वे दोनों अंततः अलग हुए। मिस पर्ल, आपको आराम करना चाहिए, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा, साहिल ने कहा। नहीं, मुझे आपकी मदद करने दो, पर्ल ने उत्तर दिया, उसका चेहरा लाल था। चैप्टर 756। वे दोनों मिलकर रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थे। जल्द ही शानदार व्यंजनों की एक मेज तैयार हो गई। साहिल, क्या मोज़ली फैमिली बदला लेगी जब हमने उन्हें अपमानित किया है? मैंने सीखा कि जब मैं विदेश में थी तब उनकी फैमिली भयानक है। ये सब मेरी गलती है। काश मैं उस समय उस पार्टी में नहीं जाती ताकि मैं उस कमबैक वॉल्ट से नहीं मिलती, पर्ल ने खाते हुए आत्मग्लानि से कहा। ठीक है मिस पर्ल, वास्तव में मैं भी अब बहुत शक्तिशाली हूं और मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? बिल्कुल, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस इंतजार करें और देखें। मैं आपको जल्द ही एक सरप्राइज दूंगी। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। रात में साहिल अभी भी पर्ल के साथ नहीं रहा, बल्कि वह पर्ल के सामने रहता था। हालांकि उसने पर्ल की आंखों में इच्छा देखी, लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे ही वह बिस्तर पर बैठा, साहिल थोड़ा उत्साहित था जब उसने अपने लैविश पॉइंट्स देखे जो अभी अभी 10,000 के पार हुए थे। अगर वह अपनी माइंड पावर को गॉड लेवल तक अपग्रेड कर सकता तो वह अकेले मोज़ली फैमिली के खिलाफ लड़ने में अधिक आश्वस्त होता। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी थी। उन आकाओं की तुलना में जो लो लेवल कॉम्बैट से लेकर पीक गॉड रैंकर तक गए, वह अभी भी बहुत पीछे था। इसके अलावा माइंड पावर उसके लिए इस दोष की भरपाई करने के लिए एक महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप थी। उसकी माइंड पावर जितनी मजबूत होगी, उसका मन उतना ही स्पष्ट होगा। इसके अलावा उसकी धारणा में सुधार होगा और उसकी रिएक्शन स्पीड भी तेज हो जाएगी। दुश्मन का कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहे कितना भी समृद्ध क्यों न हो, वह उससे निपटने का तरीका जल्दी ढूंढ लेगा। अन्य पीक गॉड रैंकर्स के खिलाफ यही उसका ट्रम्प कार्ड था। पिछले अनुभव के आधार पर उसकी माइंड पावर में सफलता या सुधार उसके रेल्म को प्रभावित नहीं करेगा। वह अब एक पीक गॉड रैंकर था। अगर उसने अपनी माइंड पावर को अपग्रेड किया तो वह अभी भी एक पीक गॉड रैंकर रहेगा, जब तक कि उसकी माइंड पावर गॉड लेवल 10 तक नहीं पहुंच जाती, जो कि मैक्सिमम था। यदि उसकी फिजिक और माइंड पावर दोनों गॉड लेवल की डबल लिमिट पर होती तो वह आगे बढ़कर पीक गॉड रैंक को पार कर जाता और इन छोटे कदमों को आगे बढ़ाना जारी रखता। अभी माइंड पावर की सफलता और सुधार उसके रेल्म को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन यह उसकी प्रतिक्रियाओं और धारणाओं में परिलक्षित होगा। उसकी माइंड पावर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिमिट से गॉड लेवल पर उठाया गया था, जो एक बहुत बड़ी छलांग थी। किसी को यह जानना होगा कि यदि उसकी फिजिक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लिमिट से गॉड लेवल तक अपग्रेड हो जाती है तो वह हाफवे टू गॉड रैंक से गॉड रैंक गार्डियन बन सकता है। अपनी फिजिक की तरह ही उसे अपनी माइंड पावर को अपग्रेड करने के लिए 10,000 लैविश पॉइंट्स खर्च करने होंगे। साहिल का मानना था कि उसे मिलने वाले लाभ बहुत अधिक होंगे। उसने सिस्टम पैनल पर लैविश पॉइंट्स देखे। 10,192 पॉइंट्स। माइंड पावर के बाद एक जोड़ बटन दिखाई दिया था। साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर क्लिक किया। एक विंडो पॉपअप हुई। होस्ट, क्या आप वाकई अपनी माइंड पावर बढ़ाना चाहते हैं? इस वृद्धि में 10,000 लैविश पॉइंट्स खर्च होंगे। साहिल ने यस चुना। सिस्टम तुरंत ब्लैक हो गया। फिर साहिल को अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे फाड़ा जा रहा हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बिस्तर पर लेट गया, असहनीय दर्द को सहते हुए। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, दर्द आखिरकार धीरे धीरे गायब हो गया। साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा एक उच्च स्तर पर उठ गई हो। उसका दिमाग पहले कभी इतना स्पष्ट नहीं था। यह एहसास शब्दों में बयां करने के लिए बहुत अद्भुत था। चैप्टर 757। उसकी माइंड पावर को गॉड लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया था और इसने साहिल के दिल में कुछ आत्मविश्वास जगा दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वह पियक्कड़ों की इस दुनिया में अकेला होश में रहने वाला व्यक्ति हो, इसलिए वह इसे आजमाने के लिए थोड़ा उत्सुक भी था। वह लड़ने के लिए एक पीक गॉड रैंक खोजने के लिए बेताब था। दुर्भाग्य से ऐसे कोई उपयुक्त अवसर नहीं थे। साहिल के मन में धीरे धीरे एक विचार बना। उसी समय जब साहिल अपनी माइंड पावर की सफलता के कारण उत्साहित हो रहा था, सोमरलैंड में वॉल्ट की हिरासत की खबर मोज़ली फैमिली के हेडक्वार्टर्स भेज दी गई थी। जब सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर अर्विन को पता चला कि वॉल्ट के साथ सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम द्वारा निपटा जा रहा है, तो उसने तुरंत खबर रिले कर दी। यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह अब सुलझा सकता था। हालांकि उसने तुरंत सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के डेप्यूटी कैप्टन से संपर्क किया और उससे वॉल्ट को रिहा करने के लिए कहा और मिस्टर वॉल्ट की पहचान का खुलासा किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे नहीं माना। उसने नई बनी सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के बारे में भी सीखा। ये सोमरलैंड में दर्जनों छिपे हुए परिवारों और संप्रदायों से बनी थी। साथ ही सोमरलैंड की विशिष्ट टीम ड्रैगन के साथ साथ स्पेशल टास्क फोर्स और फॉल्कन के कुछ सदस्य भी इसमें शामिल थे।
ये सोमरलैंड की सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी। उनके पास सोमरलैंड में पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने का अधिकार भी था। इस बीच वह केवल सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप का मैनेजर था। आम लोगों की नज़रों में वह पहले से ही फाइनेंशियल सर्कल के शीर्ष स्तर पर खड़ा था। हालांकि वास्तविक अधिकार वाले इन आधिकारिक विभागों के लिए वह सिर्फ एक गुर्गा था जो दूसरों के अधीन काम कर रहा था। उसने अपने कुछ भागीदारों से संपर्क किया ताकि वे मिलकर सोमरलैंड पर दबाव डालने की कोशिश कर सकें। हालांकि जब उन परिवारों और कंपनियों ने जो मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के साथ सहयोग करते थे सुना कि दूसरा पक्ष सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम है, तो वे बिल्ली का सामना करने वाले चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। वे इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते थे। हालांकि सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम की स्थापना केवल कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन अब सोमरलैंड में कोई भी ताकत उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करती थी। ओवन भी अब बहुत परेशान था। इस मामले में दुनिया की दो शीर्ष शक्तियां शामिल थीं। शांतिपूर्ण समाधान के बिना सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के मैनेजर के रूप में उसके दिन समाप्त हो जाएंगे। तब तक उसका पद भी गिर जाएगा। ओवन ने मिस्टर वॉल्ट के बारे में शिकायत करना भी शुरू कर दिया। क्या कामुक बच्चा है जो केवल अपने डीसी से सोचता है। तुम्हारे लिए विदेश में शासन करने के लिए इतनी खूबसूरत महिलाएं हैं और फिर भी तुम्हें एक सोमरलैंड की महिला पसंद आई। तुम उसके पीछे पीछे सोमरलैंड तक आ गए। बहुत बढ़िया, तुमने उस डिसिप्लिन टीम को अपमानित किया है जो अब सोमरलैंड में सुर्खियों में है। इस तथ्य के अलावा कि तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो और हिरासत में हो, तुम मेरे लिए भी मुसीबत पैदा करना चाहते हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम मोज़ली फैमिली के सेकंड इन लाइन कैसे बने। ओवन केवल प्रार्थना कर सकता था कि दोनों पक्ष शांति से मामले को सुलझा लें और इस पर बड़ा हंगामा न करें। अन्यथा मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप के लिए सोमरलैंड में अपना पैर जमाए रखना मुश्किल होगा और वह सोमरलैंड में मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप का मैनेजर अपनी भूमिका भी खो देगा। चैप्टर 758 फॉल्कनियर के एक प्राचीन और शानदार महल के अंदर मोज़ली फैमिली के कई कोर एग्जीक्यूटिव्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मोज़ली फैमिली के सेकंड इन लाइन वॉल्ट को बचाने के लिए सोमरलैंड पर दबाव कैसे डाला जाए। मैंने आज सभी को यहाँ एक बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। कुछ समय पहले मुझे मोज़ली फाइनेंशियल ग्रुप की सोमरलैंड शाखा से खबर मिली कि वॉल्ट को सोमरलैंड में गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और हिरासत में ले लिया गया है। आइए चर्चा करें कि हमें इस मामले से कैसे निपटना चाहिए। मोज़ली फैमिली के पेट्रियार्क पाउलो मोज़ली ने सामने की सीट पर बैठते हुए घोषणा की। क्या वॉल्ट को सोमरलैंड में गंभीर चोटों के साथ हिरासत में लिया गया है? वह सोमरलैंड कब गया? मैंने उसे कुछ ही दिन पहले देखा था। पाउलो, क्या खबर सही है? सोमरलैंड अब उथल पुथल में है। वे मोज़ली फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों को हिरासत में लेने की हिम्मत कैसे करते हैं? मुझे भी यही संदेह है। क्या हुआ? उपस्थित मोज़ली फैमिली के कोर एग्जीक्यूटिव्स ने पूछा। खबर सही है। सामान्य कहानी यह है कि वॉल्ट एक सोमरलैंड महिला से मिला और उसका पीछा किया, लेकिन फिर उसे दूसरे पक्ष ने ठुकरा दिया। उसके बाद वह महिला सोमरलैंड लौट आई जबकि वॉल्ट कल सोमरलैंड के लिए उड़ गया। महिला की पहचान साधारण नहीं होनी चाहिए। वॉल्ट अपने साथ केवल 2 लोगों को लाया था जो हाफवे टू गॉड रैंक थे, इसलिए उसे उम्मीद के मुताबिक सोमरलैंड में हिरासत में ले लिया गया। पाउलो ने मामले को संक्षेप में समझाया। दूसरे पक्ष को पता है कि वॉल्ट मोज़ली फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज है, फिर भी उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। क्या वह सोमरलैंड गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति था? बिल्कुल, ये सोमरलैंड की नई स्थापित आधिकारिक शाखा सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम थी, जो सोमरलैंड के सभी विभागों में सबसे अधिक ताकत वाला विभाग भी है, पाउलो ने कहा। फिर और क्या कहना बाकी है? मोज़ली फैमिली के नाम पर सीधे सोमरलैंड को संदेश भेजें और उनसे पूछें कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे मोज़ली फैमिली के साथ लड़ना चाहते हैं? हम पहले से ही इतने दयालु हैं कि इस विशेष अवधि के दौरान उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, फिर भी वे हमें अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। वे वास्तव में नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, मोज़ली फैमिली के एक अन्य लेट गॉड रैंकर ने कहा। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, दूसरों ने कहा। बेर, हमें बताओ कि तुम क्या सोचते हो। पाउलो ने 30 साल के एक यंग मैन की ओर देखा और पूछा। ये यंग मैन मोज़ली फैमिली का फर्स्ट इन लाइन है, बेर मोज़ली था। वह वॉल्ट का चचेरा भाई भी था। जी दादाजी, बेर खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि चूंकि सोमरलैंड जानता है कि वॉल्ट मोज़ली फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज है और फिर भी उसे सोमरलैंड में हिरासत में लेने की हिम्मत की है, वे उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। यदि हम फैमिली के नाम पर सोमरलैंड के साथ बातचीत करते हैं तो हम मोज़ली फैमिली भी दुविधा में होंगे जब वे हमें अस्वीकार कर देंगे। हर कोई जानता है कि सोमरलैंड का नायक अपने पतन में है और देश जल्द ही बिखर जाएगा, लेकिन इस वजह से हर कोई सोमरलैंड के अंतिम जवाबी हमले से डरता है। हमारे लिए अभी सोमरलैंड का विरोधी होना नासमझी है। यदि बातचीत विफल हो जाती है तो यह फैमिली के लिए शर्म की बात होगी यदि हम सोमरलैंड के लिए कुछ नहीं करते हैं।
इसके विपरीत यदि हम कार्रवाई करते हैं तो हमें सोमरलैंड के जवाबी हमले से चिंतित होने की आवश्यकता है। अंत में भले ही हम जीत जाएं, फैमिली को भारी नुकसान होगा। हम दूसरों के लिए काम करेंगे जिसमें हमें कोई लाभ नहीं होगा, जबकि अन्य थर्ड पार्टी फोर्सेस हमारी लड़ाई से लाभान्वित होंगी। बे के ये कहने के बाद मोज़ली फैमिली के उपस्थित सभी कोर एग्जीक्यूटिव्स ने ध्यान से सोचना शुरू कर दिया। पाउलो ने चुपके से सिर हिलाया। अभी सोमरलैंड के साथ युद्ध में जाना वास्तव में नासमझी थी। वे दूसरों के लिए गंदा काम कर रहे होंगे जबकि खुद के लिए कोई लाभ नहीं लाएंगे, जैसा कि बे ने कहा। अभी दुनिया की तमाम ताकतें सोमरलैंड को घूर रही थीं। हालांकि कोई भी कार्रवाई करने और अन्य ताकतों के लिए रास्ता बनाने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। इसलिए हर कोई बस देख रहा था। कमरे में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ मिनट बाद, हर कोई क्या सोचता है? आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। हम सबसे उचित योजना की तलाश कर रहे हैं जो फैमिली के हित में सबसे अच्छी हो, पाउलो ने कहा। बे सही कह रहा है। अभी हमारे लिए सोमरलैंड के साथ संघर्ष शुरू करना अनुपयुक्त है। यदि नहीं तो हम मोहरा बन जाएंगे। जब समय आएगा हमारी ताकत जल्दी कम हो जाएगी यदि हमें सोमरलैंड के अंतिम जवाबी हमले को सहना पड़ा। हम सबसे कम रिटर्न प्राप्त करते हुए सबसे अधिक काम करेंगे, इसलिए यह फैमिली के हित में नहीं है। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। चैप्टर 759। बे, चूंकि हर कोई तुम्हारे सुझाव से सहमत है तो हमें बताओ कि हमें फैमिली के हितों की रक्षा करते हुए वॉल्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पाउलो ने पूछा। बे थोड़ा मुस्कुराया और बोला, जब हरन फैमिली को मेसन ने सोमरलैंड से बाहर निकाल दिया था तो उन्हें एक दूसरे के साथ मतभेद कहा जा सकता था। हाल ही में मैंने सुना है कि हरन फैमिली सोमरलैंड का परीक्षण करने के लिए एक साथी की तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि मेसन जीवित है या मर चुका है। क्यों न हम इसे प्रोत्साहित करें और हरन फैमिली को नेतृत्व करने दें इससे पहले कि हम एक साथ सोमरलैंड का पता लगाएं। हालांकि ऐसा करने के लिए हमें ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि वॉल्ट के बारे में खबर बाहर न निकले, क्योंकि इससे उसे अधिक कष्ट होगा। मेसन की स्थिति के बारे में पता चलने के बाद हम अगला कदम निर्धारित करेंगे ताकि भले ही सोमरलैंड जवाबी हमला करे उसे हम सब मिलकर सहेंगे। साथ ही हम अपनी ताकत को सुरक्षित रख सकते हैं और अधिक संसाधनों के लिए प्रयास कर सकते हैं। पाउलो ने बे की ओर प्रशंसा के साथ देखा और कहा, मुझे लगता है कि यह काम करेगा। आप सभी क्या सोचते हैं? मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। हर कोई बे से सहमत था। साथ ही वे आहें भरे बिना नहीं रह सके। वह वास्तव में फर्स्ट इन लाइन था जिसे फैमिली ने तैयार किया था, क्योंकि उसकी सोच बहुत व्यापक थी। ये सब फैमिली के हितों पर आधारित था और उसके पास असाधारण प्रतिभा भी थी। वह अभी 40 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से ही कई वर्षों से पीक ड्रैगन रैंक पर था। उनका मानना था कि वह जल्द ही एक कदम आगे बढ़ेगा और हाफवे टू गॉड रैंक होगा। मोज़ली फैमिली के पास अपने उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी था। बेशक वहां मौजूद कुछ लोग रंगहीन दिख रहे थे। उनमें लेट गॉड रैंक का एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह वॉल्ट का दादा और मोज़ली फैमिली के वर्तमान पेट्रियार्क का छोटा भाई गेल मोज़ली था। बे को फैमिली के सभी को मेंबर्स द्वारा मान्यता दी गई थी, जबकि उसका पोता अभी भी सोमरलैंड द्वारा हिरासत में लिया गया था। वह इस बारे में कैसे खुश होगा? वह इस बार पूरी तरह हार गया था। ठीक है, चूंकि यह तय हो गया है, हमें जल्दी से हरन फैमिली से संपर्क करना चाहिए और इस परीक्षण को जल्द से जल्द सुविधाजनक बनाना चाहिए ताकि देखा जा सके कि सोमरलैंड के पास कितनी मारक क्षमता बची है। आप में से कौन इसे करने के लिए तैयार है? पाउलो ने पूछा। पाउलो, मैं जाऊंगा। वॉल्ट मेरा पोता है। चूंकि उसने गलती की है, उसके दादा के रूप में मुझे ही इसकी देखभाल करनी चाहिए, गेल खड़े होने के बाद बोला। ठीक है गेल, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। चिंता मत करो पाउलो, मैं इसे अच्छी तरह करूंगा। साहिल को पता नहीं था कि वॉल्ट की हिरासत ने मेसन की योजना को तेज कर दिया। मोज़ली फैमिली के शामिल होने के साथ हरन फैमिली ने जल्द ही एक भयानक टीम का आयोजन किया और वे मेसन का परीक्षण करने के लिए सोमरलैंड जाने के लिए तैयार थे। एक बार जब यह निर्धारित हो गया कि मेसन वास्तव में मर चुका है, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि दुनिया की सभी ताकतें उमड़ पड़ेंगी और सोमरलैंड नामक केक को बांटना शुरू कर देंगी। भले ही मेसन अभी भी जीवित था, वह मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा होगा, इसलिए वह इस भयानक रूप से मजबूत टीम से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस टीम में कोई पीक गॉड रैंकर्स न होने के बावजूद उनके पास कुछ लेट गॉड रैंकर्स और कुछ मिड गॉड रैंकर्स थे। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि पीक गॉड रैंकर्स वाली 5 प्रमुख शक्तियों के अलावा ये टीम दुनिया की किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकती थी। जल्द ही ये खबर फैलने लगी कि हरन फैमिली ने बदला लेने के लिए सोमरलैंड जाने वाली कई ताकतों को संगठित करने में नेतृत्व किया है। हरन फैमिली ने जानबूझकर ऐसा किया। मकसद स्वाभाविक रूप से सोमरलैंड में नागरिक अशांति पैदा करना था, अन्यथा वे सीधे सोमरलैंड में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अपनी कार्रवाई में देरी करने का कारण ये था कि वे पहले सोमोलैंड के आंतरिक अराजकता को भड़काना चाहते थे। हरन फैमिली ने न केवल खबर फैलाई बल्कि उन्होंने चुपके से सोमोलैंड में डोमिनिक फैमिली और स्टार सेक्ट से भी संपर्क किया। उन्होंने उन दोनों से नेतृत्व करने और पहले सोमोलैंड की सामाजिक स्थिरता को बाधित करने के लिए कहा। फिर हरन फैमिली ने उन्हें यह भी बताया कि सोमोलैंड के पास अब उनके लिए समय नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरन फैमिली पहले से ही एक भयानक टीम का आयोजन कर चुकी थी और वे किसी भी समय निकलने के लिए तैयार थे। एक बार खबर आने के बाद इसने तुरंत सोमोलैंड में उथल पुथल मचा दी। बहुत सारी अफवाहें सामने आने लगी जिनमें दावा किया गया कि मेसन मर चुका है और अब हरन फैमिली कई मजबूत आकाओं के हमले का नेतृत्व कर रही है। चैप्टर 760 सोमोलैंड कैसे टिकेगा। कुछ समय के लिए पूरे देश में अराजकता फैल गई। मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा अपराध करने की संभावना तेजी से बढ़ गई। सौभाग्य से साहिल ने पहले ही डिसिप्लिन टीम को तैनात कर दिया था और अस्थायी रूप से स्थिति को स्थिर कर दिया था। हालांकि ये केवल एक अस्थायी समाधान था। यदि वह हरन फैमिली के नेतृत्व वाली टीम को नहीं रोक सका तो सोमोलैंड, एक शक्तिशाली देश जो इतने वर्षों से लंबा खड़ा था, जल्द ही खा लिया जाएगा। अनगिनत संसाधनों को दुनिया की विभिन्न ताकतों द्वारा लूट लिया जाएगा और उन पर कब्जा कर लिया जाएगा। विदेशी ताकतों को इसे ले जाने देने के बजाय अपने ही लोगों को अधिकांश संसाधनों को साझा करने देना बेहतर होगा। उस समय यदि सोमोलैंड वास्तव में नष्ट हो गया था तो वे जान बचाने के लिए इन संसाधनों को दान भी कर सकते थे। यही बहुत से परिवारों ने सोचा था। कुछ परिवार अपना सारा सामान लेकर सोमोलैंड से भागने और सुरक्षित जगह खोजने की सोच रहे थे। डिसिप्लिन टीम में भी ऐसे कुछ लोग थे। बेशक कुछ शक्तिशाली परिवार और संप्रदाय भी थे जो सोमोलैंड समाज की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। किंग फैमिली और क्रम्स उनमें से कुछ ही थे। उन्होंने सोमोलैंड में योगदान देने के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में डिसिप्लिन टीम में शामिल होने के लिए लोगों को भेजना जारी रखा। साहिल इन ताकतों से बहुत प्रसन्न था। इस घटना के समाप्त होने के बाद वे गुणों और कार्यों पर चर्चा करेंगे। जहां तक उन ताकतों का सवाल है जो असंतोष को बढ़ावा दे रहे थे, उन सभी को तब तक सोमोलैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि उन्होंने सोमोलैंड के लिए कुछ हानिकारक किया तो साहिल उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साहिल जानता था कि सोमोलैंड को अन्य ताकतों द्वारा कभी नहीं तोड़ा जा सकता। इस तथ्य के अलावा कि मेसन अपने चरम पर लौट आया था, भले ही मेसन अब नहीं रहा, वह अभी भी यहाँ था और वह एक पीक गॉड रैंकर था, एक सर्वोच्च पावर हाउस। यदि मेसन ने यही योजना नहीं बनाई होती तो वह मेसन की जगह लेना चाहता और हरन फैमिली द्वारा आयोजित टीम से लड़ना चाहता। वह देखना चाहता था कि वह कितने लोगों को मार सकता है। जब से उसकी माइंड पावर गॉड लेवल पर अपग्रेड हुई है, साहिल का आत्मविश्वास आसमान छू गया है। अभी उसे लगा कि वह मेसन से सीधे लड़ भी सकता है। बेशक उसके पास इसका समर्थन करने की क्षमता भी थी। अपनी माइंड पावर को अपग्रेड करने से पहले वह पहले से ही एक पीक गॉड रैंकर था। इसके अलावा उसे एक सफलता मिली थी, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ जाएगी। सोमोलैंड के पास 2 पीक गॉड रैंकर्स प्रभारी थे, इसलिए कौन दावा करने की हिम्मत करता है कि वे इसे तोड़ सकते हैं। भले ही अन्य 4 प्रमुख शक्तियां एक साथ एकजुट हों, सतह पर 4 पीक गॉड रैंकर्स और अंधेरे में छिपे 2 पीक गॉड रैंकर्स मिलकर उसे और मेसन को नहीं हरा पाएंगे। आखिरकार पीक गॉड रैंकर्स के बीच एक अंतर था। इसके अलावा उसकी ताकत केवल बढ़ती ही रहेगी। सोमोलैंड में चुने गए लोगों के भव्य आयोजन के बाद डोमिनिक फैमिली और स्टार सेक्ट अपने परिवार के खेमे से बाहर चले गए और अच्छी तरह छिप गए। हरन फैमिली से खबर मिलने के बाद वे फिर से उभरे। संक्षेप में, सोमोलैंड अराजकता के पहले संकेत दिखा रहा था। भले ही वे दृश्य को स्थिर कर सकते थे और इसे ढहने से रोक सकते थे, जो लोग अंदर की कहानी नहीं जानते थे वे सोचेंगे कि वे अब और नहीं टिक पाएंगे। ये तब तक था जब तक सोमोलैंड हरन फैमिली के नेतृत्व वाली टीम की देखभाल नहीं कर लेता। यदि नहीं तो पूरा सोमोलैंड बहुत जल्द ढह जाएगा। हालांकि ये केवल सोमोलैंड के अपर क्लास की ताकतों तक ही सीमित था। सामान्य लोगों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। वे अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ेंगे और हमेशा की तरह काम पर जाएंगे। सोमोलैंड डिसिप्लिन टीम के कैप्टन के रूप में साहिल व्यस्त होने लगा था। चैप्टर 761 माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस फ्रेग्रेंट सिटी। ये सोमोलैंड का एक मिडिल टियर सिटी था। सोमोलैंड के 66 प्रोविंसेस में यह न तो बहुत शानदार था और न ही बहुत कमजोर। इस समय साहिल फ्रेग्रेंट सिटी की एक सड़क पर चल रहा था और उसके साथ डिसिप्लिन टीम के 6 लोग थे जो हाफवे टू गॉड रैंक थे। हालांकि वे अलग अलग काम कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग क्षेत्र की जांच करने के लिए जिम्मेदार था। जूलिया को कल रात खबर मिली थी। फ्रेग्रेंट सिटी के माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस में शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स दिखाई दिए थे। इन लोगों ने न केवल आम लोगों के सामने मार्शल आर्टिस्ट्स के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने आम लोगों को अपने डिसाइपल्स के रूप में भर्ती करना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा उनका संगठन तेजी से बढ़ रहा था।
आधे महीने से भी कम समय में दसियों हजार लोग आकर्षित हुए थे। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए आम लोगों का दिल जीतना वास्तव में बहुत आसान था। बस लापरवाही से कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाकर वे इन आम लोगों को अपने प्रति श्रद्धा रखने पर मजबूर कर देते थे, जैसे कि वे भगवान हों। फिर वे आम लोगों से वादा करते थे कि वे शामिल होने के तुरंत बाद मार्शल आर्टिस्ट्स बन जाएंगे। स्वाभाविक रूप से ये आम लोग पूरे दिल से उन पर विश्वास कर लेते थे। इसके अलावा इन मार्शल आर्टिस्ट्स का इरादा भी स्पष्ट था, वही ये कि वे शहर को गुप्त रूप से नियंत्रित करना चाहते थे। इसकी गुप्त रूप से जांच करने के बाद डिसिप्लिन टीम के सदस्यों ने पाया कि दूसरा पक्ष संगठित था और उसने इसके लिए पहले से योजना बनाई थी। इसके अलावा उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी थीं, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने फ्रेग्रेंट सिटी में कई ताकतों को अपने पक्ष में कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और डेप्यूटी कैप्टन जूलिया को इसकी रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। जब साहिल को जूलिया से खबर मिली तो वह तुरंत लोगों को लेकर फ्रेग्रेंट सिटी पहुंच गया। अब यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी कि हरन फैमिली दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ एकजुट हो गई है और बदला लेने के लिए सोमोलैंड आने के लिए तैयार है। हर तरह के बुरे किरदार उभरने लगे थे। सोमोलैंड के आंतरिक हिस्से ने भी कुछ अनिश्चितताओं का अनुभव किया। साहिल को एक ही प्रहार में इसका समाधान करना था ताकि वह उन ताकतों को कड़ा सबक सिखा सके जो फिर से उभरने की योजना बना रही थीं। अब जबकि मेसन की योजना सफल होने वाली थी, इस समय सोमोलैंड के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता था, अन्यथा यह उसकी गलती होती। साहिल कुछ देर फ्रेग्रेंट सिटी में इधर उधर घूमा। उसने उन आम लोगों को देखा जो यहाँ शांति और संतोष के साथ रहते और काम करते थे। उसने अपने दिल में गुप्त रूप से फैसला किया कि इन लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट्स को कभी भी आम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई थी, अन्यथा समाज में ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते। सोमोलैंड के लिए आज एक स्थिर जीवन जीना आसान नहीं था। इसे हासिल करने के लिए अनगिनत सोमोलैंड एलीट्स के बलिदान की कीमत चुकानी पड़ी थी, जिन्होंने अपना खून और जीवन दे दिया था। इसलिए इसे इन बुरे इरादों वाले लोगों द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता था। साहिल चल रहा था जब उसने अचानक सड़क पर कुछ लोगों को देखा। अपना फोन निकालने और उन पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने एक दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। एक ही झटके में सड़क पर लोगों की संख्या 5वां हिस्सा कम हो गई। हालांकि सड़क अभी भी हलचल से भरी थी, साहिल जिज्ञासावश पीछे पीछे चला गया। भीड़ का कई अलग थलग गलियों के माध्यम से पीछा करने के बाद वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। एक इमारत के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ लगी थी। 2 पुरुष प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले दूसरे पक्ष को अपना फोन दिखाना पड़ता था। ये पास जैसी कोई चीज होनी चाहिए। साहिल के पास नहीं था, इसलिए उसने अपनी माइंड पावर फैला दी। फिर साहिल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। इमारत के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले 2 पुरुष 2 फर्स्ट क्लास पीक लेवल मास्टर्स थे। न केवल वे, बल्कि इमारत के अंदर वास्तव में कई मार्शल आर्टिस्ट्स भी थे। क्या ये वही मार्शल आर्टिस्ट्स थे जो नए लोगों की भर्ती कर रहे थे जिन्हें डिसिप्लिन टीम ने खोजा था? नहीं, क्योंकि इस इमारत में सबसे मजबूत केवल एक बिगिनर ड्रैगन रैंक का था। अगर यह वे होते तो डिसिप्लिन टीम ने अपनी ताकत से आसानी से उन्हें संभाल लिया होता। उन्हें इसके बारे में कोई खबर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। समस्या कहाँ थी? साहिल ने अंदर छिपकर देखने का फैसला किया। इमारत के दूसरी तरफ मुड़कर साहिल ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी माइंड पावर फैलाई कि आसपास कोई नहीं है, और पलक झपकते ही वह इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। फिर साहिल इमारत से नीचे की ओर चला। अपनी माइंड पावर की मदद से कोई भी साहिल का पता नहीं लगा सका। जल्द ही वह इमारत के मध्य स्तर पर पहुंच गया, जहां अंदर आने वाले सभी आम लोग जमा हुए थे। पूरी मंजिल बस एक हॉल थी। ये बहुत बड़ा था और इसमें हजारों लोग समा सकते थे। साहिल भीड़ में मिल गया और बैठ गया। वह देखना चाहता था कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं। पूरे हॉल को लोगों से भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। साहिल को अपनी पहचान उजागर होने का डर था, इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों से बात नहीं की। सीटें भरने के बाद 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्ट्स अंदर आए। नेता वह बिगिनर ड्रैगन रैंक का था जिसे साहिल की माइंड पावर ने पहले पकड़ा था। 1 दर्जन से अधिक मार्शल आर्टिस्ट्स के अंदर आने के बाद उन्होंने अपने कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स की ताकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे नग्न हाथों से चट्टानों पर मुक्के मार रहे थे और उंगली जितनी मोटी स्टील की छड़ों को तोड़ रहे थे। एक पल में नीचे मौजूद हजारों आम लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। साहिल आग बबूला हो गया। इन मार्शल आर्टिस्ट्स ने सोमोलैंड के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत की थी। उन्होंने इतने सारे आम लोगों को अपनी ताकत दिखाने और उनके जीवन को प्रभावित करने की हिम्मत की थी। वे जरूर जीने से थक गए थे। हालांकि उसने तुरंत कुछ नहीं किया। एक बिगिनर ड्रैगन रैंक का जो आमतौर पर अलग थलग और निजी रहता था, यहाँ एक गेस्ट परफॉर्मर बनने के लिए तैयार था। इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ चल रही थी। तुरंत बाद मंच पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया।
साहिल जितना अधिक उसे सुनता गया, उसे उतना ही महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं था। वह स्पष्ट रूप से सभी का ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। जो कोई भी उनके साथ जुड़ता है, उसका शरीर शक्तिशाली हो सकता है। न केवल वे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अभेद्य होंगे, बल्कि उनके जीवन का भी विस्तार होगा ताकि वे अधिक समय तक जीवित रह सकें। साहिल ने अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर लालसा भरी नज़रों से देखा और उसे महसूस हुआ कि चीज़ें गंभीर होती जा रही हैं। यदि कोई व्यक्ति मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता है तो प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। इसके अलावा उन्हें कम उम्र से ही व्यवस्थित अभ्यास शुरू करने की आवश्यकता थी। एक बार जब वे 18 वर्ष के हो गए तो वे मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के बावजूद कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बेशक वह एक अपवाद था, क्योंकि उसने इसका हैक ढूंढ लिया था। ये मार्शल आर्टिस्ट्स बस आम लोगों को धोखा दे रहे थे। अपने 20, 30, 40 और यहाँ तक कि 50 के दशक के आम लोगों के चेहरों पर लालसा भरी नज़रों को देखते हुए ये बहुत संभव था कि वे अपने मौजूदा सुखी जीवन को त्याग देंगे और इसमें तब तक निवेश करेंगे जब तक वे दिवालिया न हो जाएं। वे सोमोलैंड की नींव हिला रहे थे। उसे इस विचार को दंडित करना चाहिए। साहिल इस समय दौड़कर इन लोगों को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहता था। फिर भी उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वे सिर्फ छोटी मछलियां थीं। उन्हें यहाँ नष्ट करना आसान था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से दूसरों को सतर्क कर देगा। साथ ही ये केवल एक ऐसी जगह थी जहां वे नए लोगों की भर्ती करते थे, जबकि जो लोग शामिल होते थे उन्हें केंद्रित साधना के लिए मुख्यालय भेजा जाता था। इसके बारे में सोचने के बाद साहिल ने पहले माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर से मिलने का फैसला किया। फ्रेग्रेंट सिटी में मार्शल आर्टिस्ट्स ने खुलेआम आम लोगों की भर्ती करना शुरू कर दिया था। क्या माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस का कैबिनेट मिनिस्टर डरपोक है? क्या वह अभी भी अपनी फकिंग नौकरी चाहता है? साहिल अब बहुत गुस्से में था। यदि इन लोगों को विकसित होने की अनुमति दी गई तो ये जल्द ही पूरे देश में फैल जाएगा। पूरे सोमोलैंड की नींव हिल जाएगी। चैप्टर 762। साहिल इमारत से बाहर आया, थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। यदि हरन फैमिली ने 1 और महीने तक कार्रवाई नहीं की तो सोमोलैंड के सामाजिक ताने बाने में वास्तव में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। सोमोलैंड बहुत बड़ा था। वहाँ 66 मेजर प्रोविंसेस और अनगिनत बड़े, मध्यम और छोटे शहर थे। हर जगह इतने सारे लोगों को तैनात करना असंभव था। भले ही वह शक्तिशाली था, फिर भी वह एक साथ 2 जगहों पर नहीं हो सकता था। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए आम लोगों की भर्ती करना बहुत आसान था। सभी बीमारियों से मुक्त होने और लंबी उम्र जीने का प्रलोभन बहुत बड़ा था। हालांकि वे सब घोटाले थे, आम लोग इसे नहीं जानते थे। वे केवल उसी पर विश्वास करते थे जो वे देख सकते थे। साहिल अब केवल यही आशा करता था कि हरन फैमिली जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जैसे ही मेसन के अपने चरम पर लौटने की खबर आएगी, किसी में भी सोमोलैंड के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं होगी। सोमोलैंड की आंतरिक चिंताएं भी आसानी से हल हो जाएंगी। जब साहिल माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर को खोजने जा रहा था, तब उसकी जेब में फ़ोन बजा। इसलिए उसने अपना फ़ोन निकाला और उसे चेक किया। वह बेनेडिक्ट था। क्या कोई स्थिति थी? साहिल ने तुरंत फ़ोन का जवाब दिया। कैप्टन, दक्षिणी जिले में एक स्थिति है। बेनेडिक्ट की आवाज़ फ़ोन से आई। दूसरों को सूचित करो और मुझे लोकेशन भेजो, साहिल ने सीधे कहा। ठीक है। साहिल ने फ़ोन पर लोकेशन देखी, दिशा निर्धारित की और जल्दी से मंजिल की ओर चल दिया। फ्रेग्रेंट सिटी का दक्षिणी जिला। एक बड़े प्लाजा में हज़ारों लोग जमा थे। बेनेडिक्ट भी यहाँ हज़ारों लोगों के बीच छिपा हुआ था। उसने पाया कि यहाँ 4 या 5 लोगों के परिवार भी थे। वहाँ 10 साल तक के बच्चे और 60 और 70 के दशक के बूढ़े लोग भी थे। वे सब इसमें भाग ले रहे थे। बीच में मंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति हज़ारों लोगों को विभिन्न चालें सिखा रहा था। खैर, ये रेडियो कैलिस्थेनिक्स जैसा लग रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने दावा किया कि यदि वे इन चालों को करने में निरंतरता रखते हैं तो वे मार्शल आर्टिस्ट्स बन सकते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट होने का फ़ायदा ये था कि वे सभी बीमारियों से मुक्त और अछूत होंगे और यह उनके जीवन को भी बढ़ा सकता है। बेनेडिक्ट तुरंत जान गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यदि मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना सरल होता तो चीज़ें बहुत आसान होती। उन सभी को बचपन से ही परिवार के बुजुर्गों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित किया गया था और वे अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण ही आज जो कुछ भी है उसे हासिल कर सके। लगभग बिना किसी प्रतिभा वाले ये आम लोग, जिनकी उम्र 10 से 60 या 70 साल के बीच थी, प्रशिक्षण से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते थे। ऐसी बेकार चालें करना तो दूर की बात है। वह इस मामले की गंभीरता को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने चुपचाप साहिल और कई अन्य लोगों को सूचित किया जो हाफवे टू गॉड रैंक थे। चालों का एक सेट पूरा होने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने सभी को बैठने के लिए कहा। फिर उसने उन्हें माइंड ट्रेनिंग देना शुरू किया। जब हर कोई माइंड ट्रेनिंग का अभ्यास करने के लिए शिक्षक का अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब बेनेडिक्ट के पीछे अचानक हलचल हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। चैप्टर 763।
मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं का एक समूह कुछ बूढ़े लोगों और बच्चों के साथ प्लाजा में घुसना चाहता था। वहां कम से कम सैकड़ों लोग थे। इस समय दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट्स आगे बढ़े। दोनों पक्षों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से ये महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट्स के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। जल्द ही उन्हें मार्शल आर्टिस्ट्स द्वारा बेरहमी से पीटा गया। मैं अपने डैडी को ढूंढ रही हूँ। एक 7 या 8 साल की लड़की चुपचाप भीड़ से गुजरी, प्लाजा में दाखिल हुई और बेनेडिक्ट के पास खड़ी हो गई। डैडी, डैडी, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे और मम्मी को अब और नहीं चाहते? मूल रूप से शांत प्लाजा में छोटी लड़की की आवाज़ विशेष रूप से प्रमुख थी और इसने प्लाजा में हजारों लोगों का ध्यान भी खींचा। मंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने भी पढ़ाना बंद कर दिया और पूछा, इस छोटी लड़की का पिता कौन है? मैं हूँ, सर। 30 के दशक का एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया, अपने परिवार से निपटने से पहले तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम सबको क्या बताया था? शिक्षक ने गुस्से में पूछा। मुझे खेद है, सर। मैंने अपने परिवार को समझाया, लेकिन उन सब ने कहा कि मैं पागल था। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि आप इतने शक्तिशाली थे, सर। न केवल उन्होंने मेरे साथ आने से मना कर दिया, बल्कि उन्होंने मुझे आने से रोकने की कोशिश भी की, इसलिए मैं चुपके से आया, उस व्यक्ति ने कहा। डैडी, डैडी। जब छोटी लड़की ने उस व्यक्ति को खड़ा देखा तो वह जल्दी से आगे बढ़ी और उसने उस व्यक्ति को गले लगा लिया। डैडी, हमारे साथ घर चलो। मम्मी और मैं आपके बिना नहीं रह सकते, छोटी लड़की सुबकने लगी। जॉय, डैडी पर भरोसा करो। डैडी के साथ अभ्यास करो और तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकती हो। तुम सुपर स्ट्रॉन्ग और अभेद्य बनोगी, उस व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक कहा। डैडी, मैं सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहती और मैं अभेद्य नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप मम्मी और मेरे साथ घर चलें। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। पढ़ाई में क्या रखा है? स्कूल मत जाओ। केवल शिक्षक के साथ अभ्यास करके ही तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। मम्मी ने कहा कि वह झूठ बोल रहा है और उसने डैडी को यहाँ फंसाया है, और अब डैडी हमें अब और नहीं चाहते। छोटी लड़की ने बार बार अपना सिर हिलाया और फिर मंच पर बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मूर्ख, तुम्हारी शिक्षक का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? उस व्यक्ति के गुस्से में बोलने के बाद उसने छोटी लड़की के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। स्लैप। थप्पड़ खाने के बाद छोटी लड़की जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर तुरंत 5 उंगलियों के निशान उभर आए। कोई देख सकता था कि वह कितना मजबूत था। बूहू। छोटी लड़की जोर जोर से रोने लगी। इस समय मंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने बात की। छोटी लड़की की मां को यहाँ अंदर आने दो। 30 के दशक की एक महिला को अंदर आने दिया गया। जब उसने छोटी लड़की की चीखें सुनी तो वह जल्दी से पास आई। तभी उसने अपनी बेटी को जमीन पर लेटे हुए देखा, जिसके चेहरे पर 5 प्रमुख उंगलियों के निशान थे। जॉय, क्या हुआ? तुम्हें किसने थप्पड़ मारा? मम्मी, सब ठीक है। डैडी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मैं गिर गई। छोटी लड़की इस समय भी अपने पिता का बचाव कर रही थी। महिला ने अपना सिर उठाया और खून जैसी लाल आंखों से उस व्यक्ति को घूरने लगी। तुम नीच आदमी, तुम जॉय के पिता होने के लायक नहीं हो। ये कहने के बाद वह खड़ी हो गई और उस व्यक्ति को पीटने के लिए पागलों की तरह अपने हाथ चलाने लगी। दूर हटो, तुम पागल औरत। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। महिला ने उस व्यक्ति के साथ उलझना बंद कर दिया और इसके बजाय उसने मंच पर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, सर, कृपया मुझे मेरा पति वापस दे दीजिए। उसने पहले कभी जॉय को नहीं मारा। वह काम से छुट्टी मिलने के बाद हर दिन जॉय के साथ खेलता था और वह बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। हालांकि जब से वह आपके साथ जुड़ा है, वह एक अलग व्यक्ति लग रहा है। वह चिड़चिड़ा हो गया है और वह अब हमारी परवाह नहीं करता है। कृपया, मैं उसे जाने देने के लिए परिवार के सारे पैसे आपको दे दूंगी। ठीक है। तुमने गलत समझा। मैंने तुम्हारे पति को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया और हम तुम्हारे पति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। जब तक वह छोड़ना चाहता है, वह किसी भी समय जा सकता है, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। हनी, चलो घर चलते हैं। ठीक है। हमारा परिवार अतीत में बहुत खुश था। चलो अपनी पिछली जिंदगी में वापस चलते हैं। ठीक है। महिला ने अपने पति की ओर देखा और विनती की, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं शिक्षक के साथ प्रशिक्षण लेना चाहता हूं और मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहता हूं। मैं अछूत बनना चाहता हूं, सभी बीमारियों से अभेद्य बनना चाहता हूं और अपना जीवन बढ़ाना चाहता हूं। तुम्हें और जॉय को भी मेरे साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। इस तरह हमारा परिवार हमेशा साथ रह सकता है, उस व्यक्ति ने कट्टरता से कहा। हनी, होश में आओ। ये केवल एक दिखावा है और वास्तविकता में ऐसी कोई चीज नहीं है। वह तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम मूर्ख, तुम पागल औरत। शिक्षक का अपमान मत करो, वरना मुझ पर तुम्हारे साथ नरमी न बरतने का दोष मत देना। चैप्टर 764। तुम अपने पति को ले जा सकती हो, लेकिन तुम मेरी महानता पर सवाल नहीं उठा सकती। चूंकि तुम मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं करती हो,
इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बूढ़े व्यक्ति ने महिला की ओर देखते हुए कहा। यदि घटनास्थल पर इतने सारे लोग न होते तो उसने बहुत पहले ही माँ और बेटी को खत्म करने के लिए किसी से कह दिया होता। उसने घटनास्थल पर लोगों को हंगामा करने के लिए लाने की हिम्मत भी की थी। वह बहुत लापरवाह थी। मैं इसे नहीं देखना चाहती। आपने इन सभी लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। महिला के बोलने के बाद वह खड़ी हो गई और उपस्थित हजारों लोगों की ओर देखकर कहा, सब लोग जाग जाओ। सोचो कि तुम्हारा परिवार कितना खुश था। ये वही लोग थे जिन्होंने तुम्हारे परिवारों को नष्ट कर दिया और तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों से अलग कर दिया। उन पर विश्वास करना बंद करो। अपने परिवार के पास वापस जाओ। तुम्हारा परिवार और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महिला की बातें प्लाजा में गूंज उठीं। इसने कुछ लोगों के दिलों को झकझोरना भी शुरू कर दिया। उनके यहाँ दोबारा आने का उद्देश्य क्या था? क्या वे वास्तव में सभी बीमारियों से अभेद्य हो सकते थे और अधिक समय तक जीवित रह सकते थे? उन्होंने कुछ दिनों तक प्रशिक्षण लिया था, फिर भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या ये सच था या सिर्फ एक झूठ? कितनी ढिठाई है! इन्हें यहाँ से हटाओ। मंच पर बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में गरजा। तुरंत ही कई मार्शल आर्टिस्ट्स आगे आए, माँ और बेटी को ले जाने के लिए तैयार। हनी, डैडी। माँ और बेटी ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति भी जानता था कि यदि ये लोग उन्हें ले गए तो उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, इसलिए वह अपने दिल में हिचकिचाया। उसने अपने सुखी परिवार को याद किया। अंत में उसने कहा, सर कृपया मेरी पत्नी और बेटी को बख्श दें। उसकी इतने सारे लोगों के सामने मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो मैं भविष्य में तुम्हारा शिक्षक कैसे बना रह सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उदास चेहरे के साथ कहा। तो मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। उस व्यक्ति ने बोलने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। वह अभी भी मूकदर्शक बनकर अपनी प्यारी पत्नी और बेटी को दूसरे पक्ष द्वारा ले जाते हुए नहीं देख सकता था। एक बार उन्हें ले जाने के बाद यह अज्ञात था कि उन्हें किस तरह की यातना झेलनी पड़ेगी। हनी, चलो साथ घर चलते हैं, महिला ने खुशी से कहा। डैडी, हम आखिरकार साथ घर जा सकते हैं, छोटी लड़की ने खुशी से कहा। तुम अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। उन सभी को ले जाओ और उन्हें कड़ा सबक सिखाओ। सुनिश्चित करो कि वे मेरा अपमान करने के परिणामों को समझें, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जी हाँ, एल्डर, कई मार्शल आर्टिस्ट्स ने सम्मानपूर्वक कहा। बेनेडिक्ट अब इसे और नहीं देख सकता था। वह इन लोगों को अत्याचार जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता था। साहिल अभी तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह दूसरे पक्ष को सतर्क कर दे। क्या होगा अगर इस 3 सदस्यों वाले परिवार को ले जाया गया और उनके साथ कुछ बुरा हुआ? वे 3 जानें थीं। वह कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स के स्वभाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। वे हमेशा सोचते थे कि आम लोग चींटियां हैं, जबकि वे भगवान हैं जो दुनिया से अलग और दूर थे, आम लोगों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते थे। एक कारण था कि सोमरलैंड ने उन्हें फिर से उभरने देने से इनकार कर दिया था। एक बार जब वे आम लोगों के संपर्क में आ जाते तो पूरे समाज का संतुलन बिगड़ जाता। कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स 3 सदस्यों वाले परिवार को ले जाने ही वाले थे। अचानक एक आकृति ने उन्हें रोक दिया। बूम बूम बूम। कार्रवाई करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स को बेनेडिक्ट द्वारा मुक्का मारने के बाद उड़ा दिया गया। अचानक हुए हादसे ने भी वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। तुम कौन हो? मंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने गहराई से पूछा। जब बेनेडिक्ट बोलने ही वाला था तभी एक आवाज सुनाई दी। चैप्टर 765, सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम। बूढ़ा व्यक्ति दंग रह गया। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक यंग मैन उसके पीछे खड़ा है और उसका एक हाथ उसके कंधे पर है। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये हाथ उस पर दबाव डालने वाला कोई पहाड़ हो। वह अपने कंधों के नीचे के शरीर के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं हिला सका। ये सुनकर कि यह सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम है, नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट्स घबराने लगे और भागने के लिए बिखर गए। दुर्भाग्य से साहिल तैयार था। डिसिप्लिन टीम के कई कर्मचारी जो हाफवे टू गॉड रैंक थे और इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे, वे पहले से ही अपनी जगह पर थे। जो लोग भाग निकले थे उन्हें भी वापस फेंक दिया गया। साहिल ने केवल अपने हाथ का इस्तेमाल किया जो बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर था, उसे हल्के से थपथपाने के लिए, इससे पहले कि बूढ़े व्यक्ति को एक तीव्र दर्द महसूस हुआ जो उस पर हावी हो गया। इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, साहिल ने उसे मारा और वह मंच पर बेहोश हो गया। हजारों लोगों की आंखें साहिल पर टिकी थीं क्योंकि वह मंच पर खड़ा था। साहिल ने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। मार्शल आर्टिस्ट्स को आम लोगों से अलग करना अभी भी बहुत मुश्किल था। आखिरकार दर्जनों छिपे हुए परिवार और संप्रदाय अब फिर से उभर रहे थे। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संपर्क अपरिहार्य था। हालांकि जानबूझकर बचना इन लोगों को समाज को प्रभावित करने का मौका देगा, इसलिए उसे इसे सीधे और खुले तौर पर कहना चाहिए। साहिल ने घटनास्थल पर मौजूद हजारों लोगों की ओर देखा और कहा, नमस्ते आप सभी को। मैं सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम का कैप्टन साहिल खुराना हूं। आप इस डिसिप्लिन टीम को पुलिस से एक रैंक ऊपर मान सकते हैं।
पुलिस आम लोगों के मामलों का प्रबंधन करती है जबकि हम मार्शल आर्टिस्ट्स के मामलों का प्रबंधन करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा बनना इतना आसान नहीं है। आपको बचपन से ही व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण शुरू करना होता है और यह आपकी प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए जीवन भर प्रशिक्षण लेने के बाद भी मार्शल आर्टिस्ट बनना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एक बार जब आप 18 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं तो प्रतिभाशाली होने पर भी आपके लिए कुछ हासिल करना कठिन होगा। आप अपनी 60 या 70 की उम्र में कुछ चालें करके मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे जैसा कि आप अभी कर रहे हैं। इसके अलावा भले ही आप एक मार्शल आर्टिस्ट हों, आप अभेद्य नहीं होंगे और न ही आपका जीवन बढ़ाया जाएगा। हम मांस और खून से बने हैं। अगर हमें गोली लग जाए या चाकू लग जाए तो हम भी मर जाएंगे। जहां तक आपके जीवन को बढ़ाने की बात है, ये और भी असंभव है। मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों की तुलना में कम भी जी सकते हैं। चूंकि हम बचपन से ही बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों को ठीक से प्रशिक्षण न लेने पर छिपी हुई चोटें लग सकती हैं। इन चोटों का इलाज करना बहुत कठिन हो सकता है और यह हमारे लाइफ स्पैन को कम कर देगा। इस प्रकार मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि आपसे झूठ बोला गया है। जिन लोगों ने आपसे झूठ बोला वे ऐसे लोग हैं जो बुरे इरादे रखते हैं और वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कल्पना योग्य को कर्म करेंगे। वे न केवल चाहते हैं कि आप अपने परिवार से अलग हो जाएं और अपने परिवार को नष्ट कर दें, बल्कि वे सोमरलैंड की नींव को भी हिलाना चाहते हैं। आप लोग सोमरलैंड की नींव हैं और आप हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक बार जब आप डगमगा जाते हैं तो पूरा देश पतन के कगार पर होगा। हम लंबे समय से इन दुष्ट मार्शल आर्टिस्ट्स के पीछे थे और हमने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया है। अब वे सोमरलैंड कानून के अनुसार कड़ी सजा का सामना करेंगे। उन्हें इस जीवन काल में रिहा भी नहीं किया जा सकता है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्यार है, चाहे वह परिवार दोस्तों के बीच हो या रोमांटिक प्यार। आपको इस दुनिया में तभी जगह मिलेगी जब आपके पास प्यार होगा। यदि आप इसे खो देते हैं तो जीवन का क्या अर्थ है? अपने मूल जीवन में वापस जाएं। आपकी पत्नी, बच्चे और माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही आपके दोस्त भी। आप वहीं के हैं। जब साहिल ने ये कहा तो उसने अपने शब्दों में अपनी शक्तिशाली माइंड पावर पिरो दी। यह इन लोगों के शरीर में प्रवेश कर सकती थी और उनके दिलों के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच सकती थी। उनके ब्रेनवॉश्ड विचारों को धीरे धीरे साहिल की बातों से बदला जा रहा था। इसके साथ ही वे धीरे धीरे अपने होश में आ गए। उनमें से बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को गले लगा लिया और रोने लगे। वह व्यक्ति जिसने अभी अभी अपनी बेटी को थप्पड़ मारा था, वह भी अपने होश में आ गया। जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा जिसका चेहरा अभी उसके थप्पड़ से लाल था, उसने अपने चेहरे पर कुछ थप्पड़ मारे। फिर वह अपनी पत्नी और बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अंत में उसे अपनी पत्नी और बेटी की माफ़ी मिल गई और वे तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। चैप्टर 766 माइंड पावर से पिरोए गए शब्दों के बारे में कहा जा सकता था कि वे इन सभी लोगों के दिलों में उतर गए थे। उन्होंने उपस्थित लोगों को झकझोरकर होश में ला दिया। प्लाजा में हर कोई रो रहा था। जब वे अपने होश में आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वे हाल के दिनों में क्या कर रहे थे। वे अपनी पत्नियों, बच्चों और यहाँ तक कि माता पिता को भी छोड़ना चाहते थे। इसके अलावा वे अपने सुखी परिवार को भी छोड़ना चाहते थे। वे तथाकथित शिक्षक का अनुसरण करने और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के रेडियो पीटी के समान इन गतिविधियों को करने के लिए हर दिन यहाँ आते थे। क्या वे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट्स बन सकते थे जो अछूत थे, सभी बीमारियों से अभेद्य थे और ऐसा करके अपना जीवन बढ़ा सकते थे? सभी सामान्य लोग जानते होंगे कि यह असंभव था। यह अफसोस की बात थी कि वे उस समय खलनायकों द्वारा वशीभूत थे, इसलिए वे किसी के समझाने को नहीं सुनेंगे। सौभाग्य से उन्हें सोमरलैंड के कानून प्रवर्तन द्वारा बचा लिया गया, अन्यथा वे निश्चित रूप से घोटाले में और गहरे गिर जाते और भविष्य में जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो पछतावा करने में बहुत देर हो जाती। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। 3 सदस्यों वाले परिवार का वह व्यक्ति जिसे अभी ले जाया जाने वाला था, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने साहिल से ईमानदारी से कहा, मेरे डैडी को बचाने, सर, और हमें एक बार फिर परिवार के रूप में एकजुट करने के लिए धन्यवाद। छोटी लड़की ने भी घुटनों के बल बैठकर कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मंच पर साहिल को धन्यवाद देने के लिए अधिक से अधिक लोग घुटनों के बल बैठ गए। अंत तक घटनास्थल पर हजारों लोग घुटनों के बल बैठे थे। साहिल मंच पर खड़ा हुआ और इन आम लोगों की ओर नीचे देखा। वह इन अवैध मार्शल आर्टिस्ट्स को खत्म करने और उन्हें सोमरलैंड में कभी भी अपनी मनमर्जी न करने देने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित था। वह सोमरलैंड की शुद्ध भूमि की रक्षा करना चाहता था। एक मार्शल आर्टिस्ट के पास ऐसी ताकत थी जो आम लोगों को अविश्वसनीय लगती थी। कुछ ब्रेन वॉशिंग तकनीकों के साथ मिलकर आम लोगों के लिए उनका विरोध करना वास्तव में कठिन था।
वह केवल कुछ शब्दों के साथ इन हजारों लोगों को जगाने में सक्षम था, लेकिन यह इसलिए नहीं था कि उसके शब्द कितने विश्वसनीय थे। इसके बजाय यह इसलिए था क्योंकि उसके शब्दों में उसकी शक्तिशाली माइंड पावर पिरोई गई थी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। यदि किसी और ने ये शब्द कहे होते तो वे न केवल इन लोगों को जगा नहीं पाते, बल्कि उनका अपमान किया जा सकता था और उन पर हमला भी किया जा सकता था। सब लोग खड़े हो जाओ। इतने विनम्र मत बनो, आप सोमोलैंड की नींव हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश द्वारा आपकी रक्षा की जाएगी। घर जाओ और अपना साधारण जीवन अच्छी तरह जियो, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट बनना उतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्टिस्ट्स की दुनिया उतनी लापरवाह नहीं है जितना आप सोचते हैं। साहिल के बोलना समाप्त करने के बाद वह मंच से गायब हो गया। फ्रेग्रेंट सिटी के बाहरी इलाके में एक शानदार विला के अंदर साहिल लिविंग रूम में बैठा था। उसके बगल में माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर शेमस रोगन बैठे थे। बेनेडिक्ट और अन्य हाफवे टू गॉड रैंकर्स को साहिल ने जांच जारी रखने के लिए भेजा था। मिस्टर रोगन, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? साहिल ने गुस्से में कहा। वह आग बबूला था। फ्रेग्रेंट सिटी में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों को भ्रमित कर रहे थे। शेमस माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर न केवल जांच करने नहीं गए, बल्कि वह घर पर रहे और शांति से आराम किया। इसने उसे शेमस को थप्पड़ मारकर मार डालने की इच्छा जगा दी। उसने दक्षिणी जिले के प्लाजा में जो दृश्य अभी देखा था, वह निश्चित रूप से फ्रेग्रेंट सिटी के अन्य स्थानों में भी हुआ था। यदि उसने इसे हल करने के लिए समय नहीं निकाला तो ये जल्द ही पूरे माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस और यहाँ तक कि पूरे देश में फैल जाएगा। तब मुश्किल होगी। सोमरलैंड के अरबों आम लोग कोई मजाक नहीं थे। कैप्टन खुराना, क्षमा करें, मैं नहीं जानता कि आपका क्या मतलब है, शेमस ने मासूमियत से उत्तर दिया। ओह, आप नहीं जानते कि मेरा क्या मतलब है? क्या आप पक्का कह रहे हैं? साहिल ने फिर से पूछा। मुझे वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है, शेमस ने निश्चितता के साथ उत्तर दिया। साहिल ने शेमस की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। इस बिंदु पर वह थोड़ा संदिग्ध था। शेमस सिर्फ एक प्रोविंशियल कैबिनेट मिनिस्टर था जो एक बिगिनर ड्रैगन रैंकर भी था, तो वह साहिल से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करेगा? ऐसा लग रहा था कि फ्रेग्रेंट सिटी का मामला उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। साहिल ने अपनी माइंड पावर फैला दी और इसका उपयोग आसपास के वातावरण को घेरने के लिए किया। अंत में उसे पता चला कि समस्या कहाँ थी। मैं समझ गया, वह अब समझ गया था। तो मैं आपको बता दूं, फ्रेग्रेंट सिटी में इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट्स हैं जो लापरवाही से काम करते हैं और सोमोलैंड के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने न केवल आम लोगों से संपर्क किया, बल्कि उन्हें धोखा भी दिया और उन्हें वशीभूत किया। उन्होंने आम लोगों से अपना मूल जीवन त्यागने और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने के लिए उनके पीछे चलने को कहा। उन्होंने ये भी दावा किया कि वे थोड़े समय में मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि वे न केवल अछूत बन सकते हैं, बल्कि वे सभी बीमारियों से अभेद्य भी होंगे और अपना जीवन बढ़ाएंगे। आप यह नहीं जानते। मैं नहीं जानता, शेमस ने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा। तो क्या आप अभी भी माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अपनी नौकरी चाहते हैं? कैप्टन खुराना, मैं माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस का कैबिनेट मिनिस्टर रहूं या न रहूं, इसका आपकी डिसिप्लिन टीम से कोई लेना देना नहीं है ना? और मैं बीमार रहा हूं, इसलिए मैं हाल ही में घर पर रहा हूं, और यह सामान्य है कि मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं, शेमस हंसते हुए बोला। मिस्टर रोगन, चूंकि आप ऐसा कहते हैं, तो मैं अब सोमोलैंड पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में घोषणा करता हूं कि आप अब माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं। सोमोलैंड पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में मुझे प्रोविंशियल कैबिनेट मिनिस्टर को बर्खास्त करने का अधिकार है, साहिल ने भी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही शेमस ने साहिल के शब्द सुने, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। बेशक वह साहिल की पहचान जानता था। वह न केवल सोमोलैंड डिसिप्लिन टीम का कैप्टन था, वह सोमोलैंड पार्लियामेंट का एक एमपी भी था। यदि साहिल उसे माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बर्खास्त करना चाहता था, तो सोमोलैंड पार्लियामेंट के एमपी के रूप में वह वास्तव में ऐसा कर सकता था। यदि उसने कैबिनेट मिनिस्टर का पद खो दिया, तो उसका मूल्य बहुत कम हो जाएगा। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। दूसरा पक्ष जिसे महत्व देता था वह माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उसका पद था, बिगिनर ड्रैगन रैंकर के रूप में उसे नहीं। कैप्टन खुराना, एमपी खुराना, मैं आपको सलाह देता हूं कि आपने जो अभी कहा है उसे वापस ले लें, अन्यथा ये दिन अच्छे से खत्म नहीं होगा, शेमस ने उदासी से कहा। ओह शेमस, मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूं। चूंकि आप मेरी पहचान जानते हैं और आप एक बिगिनर ड्रैगन रैंकर हैं, तो आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों करते हैं? क्या आप मौत से नहीं डरते? आप अभी जो कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेग्रेंट सिटी में मार्शल आर्टिस्ट्स को आम लोगों की भर्ती करने देना और सोमोलैंड की नींव हिलाना, मेरे पास आपको तुरंत यही मारने के आधार हैं, साहिल ने हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा। हा, शेमस ठहाका मारकर हंस पड़ा।
फिर वह जल्दी से खड़ा हो गया और एक तरफ हट गया। साहिल से दूरी बनाते हुए बोला, साहिल, चूंकि तुम्हें पता चल गया है, इसलिए मुझे तुम्हें बताने में डर नहीं है कि तुम्हारा आज यहाँ आना एक गलती थी। मैं लंबे समय से तुम्हारी डिसिप्लिन टीम का इंतजार कर रहा हूँ। तुरंत बाद शेमस ने जोर से कहा, सर्स, कृपया सामने आएं। हॉल में अचानक 3 लोग प्रकट हुए जिन्होंने साहिल को बीच में घेर लिया। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और 2 बूढ़े व्यक्ति। वे सभी गॉड रैंक गार्डियंस थे। अपनी माइंड पावर का विस्तार करने के बाद साहिल ने इन 3 लोगों के अस्तित्व का पता लगा लिया था, इसलिए वह आश्चर्यचकित भी नहीं था। वे केवल बिगिनर गॉड रैंकर्स थे, इसलिए वे उसके सामने 3 चींटियों से अलग नहीं थे। वह उन्हें अपनी इच्छानुसार नष्ट कर सकता था। चैप्टर 767। क्या आप तीनों फ्रेग्रेंट सिटी में इस उथल पुथल के मूल कारण हैं? साहिल ने शांति से पूछा। साहिल, चूंकि तुमने चोजन वंस के भव्य आयोजन में डोमिनिक फैमिली के वारिस को मारने की हिम्मत की, इसलिए तुम्हारा भाग्य डोमिनिक फैमिली द्वारा मौत के घाट उतारे जाने के लिए लिखा गया है। अब क्या तुम्हें डोमिनिक फैमिली के लिए कोई पछतावा है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। तुम डोमिनिक फैमिली से हो? बिल्कुल। तुम्हारी फैमिली अब सिर्फ आवारा कुत्ते हैं। तुम्हें बाहर कूदने और सोमरलैंड की नींव हिलाने का साहस किसने दिया? क्या मजाक है? आवारा कुत्ते, ये सिर्फ वे रणनीतियां हैं जिनका उपयोग डोमिनिक फैमिली समय बर्बाद करने के लिए कर रही है। यदि डोमिनिक फैमिली कुछ करना चाहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की हम हिम्मत न करें। सोमरलैंड का युग लगभग समाप्त हो गया है और तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। साहिल, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है और यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं। यदि तुम डोमिनिक फैमिली को अपमानित करते हो तो तुम्हारी पहचान चाहे जो भी हो, तुम फिर भी मौत के घाट उतरोगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठहाका मारते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे निश्चित रूप से मार दोगे? साहिल ने हल्के से पूछा। साहिल, तुम्हें अब और डींगे मारने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी ताकत को पहले से ही स्पष्ट रूप से जानते हैं। चूंकि तुम आज हम तीनों से टकरा गए हो, तुम निश्चित रूप से मरोगे। हालांकि मैं मानता हूं कि तुम वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और यदि हम तुम्हें बढ़ते रहने दें तो तुम एक और मेसन स्टेफानी बनोगे। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास बढ़ते रहने का कोई मौका नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि शेमस इस तरह से कुकर्मियों का साथ देने की हिम्मत करता है। पता चला है कि वह डोमिनिक फैमिली पर भरोसा कर रहा है। शेमस, तुम कानून जानते हो, फिर भी तुमने इसे तोड़ने का फैसला किया, इसलिए तुम और भी दोषी हो। मैं अब तुम्हें मौत की सजा देता हूं। साहिल ने डोमिनिक फैमिली के लोगों को नजरअंदाज किया और माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस के कैबिनेट मिनिस्टर शेमस की ओर देखा। हाँ, साहिल, तुम्हें ये तभी कहना चाहिए जब तुम उन तीनों को हरा सको। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ईमानदारी के संरक्षक को चुनता है और उसे प्रगति करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। सोमरलैंड खत्म हो गया है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से एक मजबूत सहारा खोजना चाहता हूं, शेमस ने हंसते हुए कहा। उसकी राय में साहिल आज निश्चित रूप से मर जाएगा। उस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि वह डोमिनिक फैमिली पर भरोसा कर रहा था। वह माउंट फ्रेग्रेंट प्रोविंस का कैबिनेट मिनिस्टर बना रह सकता था और गुप्त रूप से डोमिनिक फैमिली की मदद पर भरोसा कर सकता था। सच में, क्षमा करें, आप वह दिन नहीं देख पाएंगे जब सोमरलैंड रह जाएगा। साहिल के बोलना समाप्त करने के बाद अपनी उंगलियों के एक त्वरित झटके के साथ एक चांदी की सुई बिजली की गति से दसियों मीटर की दूरी तय कर गई और शेमस के दिल में समा गई। साहिल ने चांदी की सुई में सोमरलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन की थोड़ी सी वाइब्रेशनल पावर भी जोड़ दी। जब ये शेमस के दिल तक पहुंची तो इसने दिल को सीधे नहीं भेदा, बल्कि इसके बजाय इसने अपने कंपन से दिल को चकनाचूर कर दिया। ये सच था कि डॉक्टर बचा भी सकते थे और मार भी सकते थे। चूंकि साहिल ने सोमरलैंड एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन की कला में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए कहा जा सकता था कि वह मानव शरीर को अपनी हथेली की तरह जानता था। उसके पास पहले की तुलना में अब मारने के और भी तरीके थे। वह अब केवल पार्श्विक बल ब्रूट फोर्स तक सीमित नहीं था। शेमस ने केवल अपनी छाती में दर्द महसूस किया। तुरंत बाद टूटे हुए दिल का भीषण दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। उसकी सारी ताकत धीरे धीरे गायब होने लगी। शेमस ने दर्द में अपनी छाती पकड़ ली। उसने साहिल की ओर इशारा किया जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। दुख की बात यह थी कि उसकी ताकत तेजी से कम हो रही थी और उसकी दृष्टि भी धुंधली हो रही थी। उसके पास धीरे धीरे जमीन पर गिरने, अपनी आंखें बंद करने और सांस लेना बंद करने से पहले केवल तुम शब्द कहने का समय था। क्या हो रहा है? डोमिनिक फैमिली के 3 गॉड रैंक गार्डियंस ने शेमस की ओर देखा, जो अचानक जमीन पर गिर गया और सांस लेना बंद कर दिया। उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। क्या साहिल ने अभी कुछ किया? शेमस अचानक जमीन पर क्यों गिर गया? वे डोमिनिक फैमिली से थे और उनका परिवार हिडन वेपन्स में विशेषज्ञ था। वे बचपन से ही हिडन वेपन्स जैसी चीजों के संपर्क में रहे थे। ये कहा जा सकता था कि दुनिया में कोई भी डोमिनिक फैमिली से बेहतर हिडन वेपन से परिचित नहीं था।
फिर भी वे भी यह निर्धारित नहीं कर सके कि साहिल ने शेमस को कैसे मारा। यह अविश्वसनीय था। वे प्रकट होने के क्षण से ही साहिल को घूर रहे थे, इस डर से कि वह कहीं क्रोधित न हो जाए और किसी को चोट न पहुंचाए या भाग न जाए। आखिरकार वह एक गॉड रैंक गार्डियन था। हालांकि साहिल अपनी सीट से कभी नहीं उठा और उन्होंने उसकी ओर से कोई आक्रामक हरकत नहीं देखी। शेमस को उनकी नाक के नीचे साहिल ने मार दिया था। असंभव। चैप्टर 768। साहिल ऐसा नहीं कर सकता था। उन्हें मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार साहिल उनकी तरह सिर्फ एक बिगिनर गॉड रैंकर था। एक पीक गॉड रैंकर की वह गति जिसके साथ साहिल ने चांदी की सुई का उपयोग किया, वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे 3 बिगिनर गॉड रैंकर समझ सकें। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके अलावा साहिल ने चांदी की सुई को अपनी शक्तिशाली माइंड पावर में भी लपेटा था। इस प्रकार वे इसे बिल्कुल भी नहीं देख सके। कौन है वहाँ? कृपया सामने आएं, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। उसे विश्वास नहीं था कि शेमस को साहिल ने मारा है। किसी और ने ऐसा किया होगा। पूरा हॉल शांत था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम डोमिनिक फैमिली को अपमानित करने के परिणामों को जानते हो? यदि तुम अभी बाहर आते हो तो डोमिनिक फैमिली इसे जाने दे सकती है, अन्यथा हम पर बदतमीजी करने का दोष मत देना, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब न मिलने पर आगे कहा। ठीक है, चिल्लाना बंद करो, मैंने शेमस को मार डाला। साहिल ने मेज पर अपने पैर रखे और अहंकार से कहा। तुमने उसे किससे मारा? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पूछा। एक हिडन वेपन से, निश्चित रूप से, साहिल ने मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। हिडन वेपन? हाँ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो डोमिनिक फैमिली से ज्यादा हिडन वेपन्स के बारे में जानता हो? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे सामने बिना हमारे ध्यान दिए मारने के लिए हिडन वेपन्स का उपयोग कर सके, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अहंकार से कहा। मैं हिडन वेपन्स को उतना नहीं समझता जितना तुम समझते हो, लेकिन मैं उनका उपयोग तुमसे ज्यादा तेजी से कर सकता हूँ। जब तक गति पर्याप्त तेज है, एक सुई एक ग्रह को नष्ट कर सकती है। तेज? तुम कितने तेज हो सकते हो? जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये कहा, उसे अचानक अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और अपने दिल की ओर देखा। उसकी शर्ट में एक अत्यंत छोटा गोल छेद उसका ध्यान आकर्षित कर गया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका दिल क्षतिग्रस्त हो गया था। ये कब हुआ? उसका दिल वास्तव में एक हिडन वेपन द्वारा छेद दिया गया था। साथ ही इस छोटे से हिडन वेपन में वाइब्रेशनल पावर भी थी। ये किस तरह का हिडन वेपन है? हिडन वेपन्स की एक फैमिली के रूप में जिसने जीवन भर हिडन वेपन्स का अध्ययन किया था, उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वे वास्तव में इस तरह के हिडन वेपन का उपयोग कर सकते थे। इस पद्धति के साथ उपयोग किए जाने वाले हिडन वेपन्स सामान्य तरीकों के साथ उपयोग किए जाने वाले हिडन वेपन्स की तुलना में बहुत अधिक नुकसान कर सकते थे। बिना जहर के भी ये भारी नुकसान पहुंचा सकता था। उसने फिर से अन्य 2 गॉड रैंक गार्डियंस की ओर देखा। उसने देखा कि वे भी उसी स्थिति में थे। वे अपने हाथों से अपने दिलों को ढक रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। एक साथ 3 छोटे हिडन वेपन्स भेजना हिंसक कंपन के साथ उनकी धारणा से बचते हुए सीधे उनके दिलों में भी। कैसा है? क्या ये काफी तेज है? साहिल ने मजाक में पूछा। असंभव, कोई मुझे हिडन वेपन से नहीं मार सकता। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सका। दुर्भाग्य से उसका दिल चकनाचूर हो गया था। इसलिए भले ही वह एक गॉड रैंक गार्डियन था, वह केवल मृत्यु के भाग्य को ही स्वीकार कर सकता था। 3 गॉड रैंक गार्डियंस ने शेमस के पदचिह्नों का पालन किया। वे धीरे धीरे जमीन पर गिर गए और सांस लेना बंद कर दिया। एक ऐसी फैमिली के रूप में जो हिडन वेपन्स में विशेषज्ञ थी, वे भी हिडन वेपन्स से ही मरे। यदि वे इसे अपमान के रूप में नहीं लेना चाहते थे तो वे इसे नियति मान सकते थे। चैप्टर 769। साहिल उदास चेहरे के साथ खड़ा हुआ और हॉल से चला गया। जहां तक इन 4 लाशों की बात है, कोई आफ्टरमैथ की देखभाल करने के लिए आएगा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि प्रोविंशियल कैबिनेट मिनिस्टर को डोमिनिक फैमिली द्वारा फुसला लिया जाएगा। हालांकि उसने डोमिनिक फैमिली के 3 गॉड रैंक गार्डियंस को मारने को अपना गुस्सा निकालने का एक साधन माना। भले ही वे डोमिनिक फैमिली की नींव को नहीं हिला सके, लेकिन इससे कम से कम उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी। इन 3 गॉड रैंक गार्डियंस को कोई भी यूं ही नहीं मार सकता था, भले ही वे सभी बिगिनर स्टेज में थे। साहिल को जो नहीं पता था वह ये था कि 3 गॉड रैंक गार्डियंस में से केवल 2 डोमिनिक फैमिली से थे, जबकि एक हरन फैमिली द्वारा भेजा गया था। डोमिनिक फैमिली के साथ काम करने का उद्देश्य पहले सोमोलैंड में अराजकता पैदा करना था। चूंकि 3 गॉड रैंक दोषियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, इसलिए उनके मिशन को अंजाम देना बहुत आसान होगा। साहिल कानून का उल्लंघन करने वाले फ्रेग्रेंट सिटी के सभी मार्शल आर्टिस्ट्स को खत्म करने के लिए डिसिप्लिन टीम का नेतृत्व करना जारी रखा। अंत में कुल 3 गॉड रैंक गार्डियंस, 5 हाफवे 2 गॉड रैंकर्स और 10 से अधिक ड्रैगन रैंकर्स मारे गए।
साहिल के भाषण के तहत, जो माइंड पावर से पिरोया गया था, फ्रेग्रेंट सिटी के दसियों हजार आम लोग अपने होश में आए और अपने मूल जीवन में लौट आए। हालांकि फ्रेग्रेंट सिटी की चीजें सुलझ गई थीं, लेकिन पूरे देश में स्थिति आशावादी नहीं थी। कई जगहों पर ऐसी ही चीजें होने लगीं। साहिल एक साथ दो जगहों पर नहीं हो सकता था, इसलिए अंततः उसे कैपिटल सिटी वापस जाना पड़ा और मेसन को सोमरलैंड के बारे में अपडेट करना पड़ा। साथ ही वह मेसन से पूछेगा कि क्या वह कुछ कर सकता है। मेसन अब एक महत्वपूर्ण अवधि में था। ये देखते हुए कि योजना सफल होने वाली थी, उसे हरन फैमिली के हमले के लिए टीम का नेतृत्व करने का इंतजार करना पड़ा, इसलिए वह भी खुद को प्रकट नहीं कर सका। वह केवल डर्क, अब्राहम और सोमरलैंड से अन्य 7 हाफ-वे टू गॉड रैंकर्स को सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम में शामिल होने के लिए साहिल के पास भेज सका। साहिल ने डिसिप्लिन टीम को 3 टीमों में विभाजित किया। वह, अब्राहम और डर्क, 3 गॉड रैंक गार्डियंस, प्रत्येक एक राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान चलाने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेंगे। हालांकि फ्रेग्रेंट सिटी में जो हुआ उसके बाद प्रतिनिधि ताकतें, डोमिनिक फैमिली और स्टार अलायंस भी समझदार हो गए। वे अब सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के खिलाफ सीधे नहीं गए। एक बार जब सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम दिखाई देती तो वे तुरंत हार मान लेते और जाने के लिए कहीं और देखते। इसके अलावा वे अब प्रांतीय शहरों में विकास नहीं करेंगे, क्योंकि वे कुछ नगरपालिका शहरों या यहाँ तक कि काउंटियों में जाएंगे। पूरे सोमरलैंड में 66 मेजर प्रोविंसेस, 66 प्रोविंशियल लेवल सिटीज, सैकड़ों नगरपालिका शहर और हजारों काउंटियां शामिल थीं। चूंकि ऐसा मामला था, सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम के पास काम करने की कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। उन्होंने देश भर में उनका पीछा किया, लेकिन हासिल किया गया प्रभाव कुछ हद तक मामूली था। साहिल को भी परेशानी महसूस हुई। चूंकि उसके पास जनशक्ति की कमी थी, इसलिए वह केवल प्रमुख छिपे हुए परिवारों और संप्रदायों से कर्मियों को उधार ले सकता था। हालांकि अभी अधिकांश संप्रदायों और परिवारों ने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अपने लोगों को डिसिप्लिन टीम में शामिल होने के लिए भेजने से इनकार करना शुरू कर दिया था। अब स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी। सोमरलैंड का आंतरिक हिस्सा डोमिनिक फैमिली और स्टार अलायंस द्वारा अशांत किया जा रहा था। बाहर, हरन फैमिली ने हमला करने की तैयारी के लिए दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ एकजुटता बना ली थी। इस तरह की आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना करते हुए हर कोई आसन अराजकता से निपटने के लिए अपनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहा था। अकेले डोमिनिक फैमिली और स्टार अलायंस ने सोमरलैंड को लाचार कर दिया था। एक बार जब हरन फैमिली दुनिया की प्रमुख ताकतों के साथ एकजुट हो गई, तो सोमरलैंड कैसे विरोध करेगा। लगभग सभी को लगा कि सोमरलैंड का समय समाप्त होने वाला है। कैपिटल सिटी, वह कोर्टयार्ड जहां मेसन रहता है। साहिल और मेसन एक दूसरे के सामने बैठे थे। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, अब और इंतजार मत करो, चलो बस इसका खुलासा कर देते हैं। यदि आप इन गुंडों को नहीं डराते और इसी तरह इंतजार करना जारी रखते हैं, तो सोमरलैंड वास्तव में अराजकता में घिर जाएगा और तब सफाई करना मुश्किल होगा, साहिल ने आह भरते हुए कहा। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। यदि वह डोमिनिक फैमिली और स्टार अलायंस को ढूंढ पाता, तो वह सीधे उनके पास जाना चाहता था और उन सभी को नष्ट करना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि ये दो ताकतें दो चूहों की तरह थीं और वे ये पता नहीं लगा सके कि उनके बिल कहाँ स्थित थे। इसके अलावा ऐसा करने से मेसन की योजनाओं पर असर पड़ना तय था। डोमिनिक फैमिली और स्टार अलायंस दोनों के पास शक्तिशाली लेट गॉड रैंकर्स थे। यदि वे उन्हें नष्ट कर सकते, तो हरन फैमिली अब आने की हिम्मत नहीं करती। मुझे हरन फैमिली से इतनी सहनशीलता की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वास्तव में समझदार होना सीख लिया है और जानते हैं कि हमें पहले अंदर से कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, मेसन ने कहा। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, अब हरन फैमिली की परवाह करने का समय नहीं है। देश में स्थिति पहले से ही बहुत गंभीर है। आम लोग मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में अधिक से अधिक जान रहे हैं और वे उनके जैसा बनने की लालसा करने लगे हैं। भले ही हरन फैमिली अंततः सामने आ जाए और आप अपनी ताकत से सभी ताकतों को रोक दें, फिर भी आप मार्शल आर्टिस्ट्स के मामले को अब और नहीं छिपा पाएंगे, साहिल ने कुछ चिंता के साथ कहा। साहिल, अगर हम इसे छिपा नहीं सकते तो बस इसे रहने दो। तबाही आने वाली है। अंत में दुनिया मार्शल आर्टिस्ट्स के अस्तित्व को छिपा नहीं पाएगी। अब ये ठीक है जब तक वे कहर नहीं भर पाते। जब समय आएगा, सोमरलैंड गवर्नमेंट के नाम पर मार्शल आर्टिस्ट्स के बारे में एक बयान प्रकाशित करेंगे। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, तबाही क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि तबाही आने वाली है, लेकिन कोई भी इसे स्पष्ट नहीं कर सकता है, साहिल ने पूछा। मैं भी नहीं जानता। यह एक प्लेग हो सकता है जो पूरी मानव जाति को अपनी चपेट में ले लेगा। यह मानव इतिहास का 7वां विश्व युद्ध हो सकता है, या यह एक प्रजाति का आक्रमण हो सकता है। संक्षेप में, यह मानव जाति के जीवन और मृत्यु के बारे में एक तबाही है। इससे कोई नहीं बच सकता। क्या यह इतना डरावना है? साहिल ने अविश्वास में पूछा। हाँ, क्या ये प्राचीन काल के लोगों की भविष्यवाणी नहीं है? ये गलत हो सकता है न? आखिरकार इस तरह की भविष्यवाणी पहले सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुई थी। ये समय अलग है।
ठीक है, चलो अब इसके बारे में और बात नहीं करते। हालांकि तबाही निश्चित रूप से आएगी, लेकिन कोई भी सही समय निर्धारित नहीं कर सकता है। ये 100 साल बाद भी आ सकती है, लेकिन हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, मेसन ने विषय बदलते हुए कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इतने बड़े क्षेत्र और सोमरलैंड के इतने सारे शहरों के साथ हमारी डिसिप्लिन टीम के पास पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, साहिल ने लाचारी से कहा। 3 और दिन रुकें। यदि हरन फैमिली 3 दिनों के बाद टीम के साथ नहीं आती है तो मैं सीधे हरन फैमिली के पास जाऊंगा और हरन फैमिली के विनाश के साथ अपनी वापसी की घोषणा करूंगा, मेसन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अभी क्यों नहीं? साहिल ने पूछा। क्योंकि हरन फैमिली मेरा लक्ष्य नहीं है और वे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में कोई रास्ता नहीं है तो उनका उपयोग केवल अन्य ताकतों को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, मैं 3 और दिन रुकूंगा। साहिल ने मेसन से बात करने के बाद तुरंत कैपिटल सिटी छोड़ दिया। उसके पास सीलिया के पास जाने का समय भी नहीं था। कुछ गणना करने के बाद वह जानता था कि सीलिया का पीरियड काफी पहले खत्म हो चुका था। भले ही वह रात भर रुकना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि यदि वह एक दिन की भी देरी करता है तो कितने आम लोग वशीभूत हो जाएंगे जब तक कि उनके परिवार बिखर न जाएं और नष्ट न हो जाएं, साहिल ने खुद को रोक लिया। उसे पहले अपना काम खत्म करना चाहिए। ये सिर्फ 3 दिन थे। 3 दिन बाद मेसन अपनी ताकत दिखाएगा और सोमरलैंड फिर से स्थिर हो जाएगा। जब समय आएगा वह निश्चित रूप से खुद को अच्छी तरह से तरोताजा करेगा। चैप्टर 770 कैपिटल सिटी। किंग फैमिली का निवास। परिवार के मुख्य सदस्यों के बीच बहस चल रही थी। बहस का केंद्र ये था कि क्या सोमरलैंड का समर्थन करने और घरेलू स्थिति को स्थिर करने के लिए सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम में शामिल होने के लिए लोगों को भेजना जारी रखा जाए। अब किंग फैमिली के अधिकांश लोग छिपने से बाहर आ गए थे और कैपिटल सिटी आ गए थे। यही वह जगह थी जहां उन्होंने फिर से उभरने का फैसला किया था। सभी छिपी हुई ताकतों में सबसे शक्तिशाली परिवार के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से फिर से उभरने के लिए सबसे समृद्ध जगह चुननी थी। केवल कम संख्या में लोग परिवार के बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए छिपी हुई दुनिया में रहे। अब यहाँ जो एकत्रित हुए थे वे किंग फैमिली के मुख्य सदस्य थे। सोमरलैंड डिसिप्लिन टीम से खबर आई है। वे आशा करते हैं कि सभी छिपे हुए परिवार और संप्रदाय उनका समर्थन करने के लिए लोगों को भेजना जारी रखेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या राय है? किंग फैमिली के पेट्रियार्क डेलमोंट किंग ने पूछा। हालांकि कमरा शांत था और कोई भी टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद डेलमोंट फिर से बोला, कैमरन, ऑगस्टस, तुम दोनों पहले शुरू करो। ऑगस्टस और कैमरन आज किंग फैमिली के स्तंभ थे। वे अगले पेट्रियार्क बनने के प्रबल दावेदार भी थे। जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अपने नाम पुकारते सुना तो ऑगस्टस खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, मुझे लगता है कि अब वह समय है जब सोमरलैंड को हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक सोमरलैंड परिवार के रूप में हमें उनका समर्थन करने के लिए लोगों को भेजना जारी रखना चाहिए। किंग फैमिली और सोमरलैंड के बीच हमेशा एक अच्छा सहयोगात्मक संबंध रहा है, इसलिए हम इसे इस तरह नहीं तोड़ सकते। यदि सोमरलैंड ढह जाता है तो मुझे नहीं लगता कि हम, किंग फैमिली, भी सुरक्षित रहेंगे। ऑगस्टस, तुम गलत हो। हमने सोमरलैंड को बहुत मदद दी है। सभी छिपे हुए परिवारों और संप्रदायों में से हमने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। भले ही हम अब उनका समर्थन करने के लिए लोगों को न भेजें, सोमरलैंड हमें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सोमरलैंड के लिए जीवित रहना मुश्किल है और हमें अब जो करने की जरूरत है वह है अपनी ताकत को सुरक्षित रखना ताकि हम भविष्य में खुद की रक्षा कर सकें, कैमरन किंग ने तुरंत प्रतिवाद किया। कैम, किसी की जरूरत के समय मदद पहुंचाना दूसरों को बाद में मदद देने से ज्यादा आभारी बनाएगा। अब वह समय है जब सोमरलैंड को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें उनका समर्थन करना जारी रखना चाहिए। सोमरलैंड शक्तिशाली है, इसलिए मुझे संदेह है कि उनके पास छिपे हुए साधनों की कमी है। शायद यह उनके द्वारा बिछाया गया जाल मात्र है जिसका उद्देश्य रेखा से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति को दर्दनाक झटका देना है। ऑगस्टस, ये केवल तुम्हारी धारणाएं हैं। क्या सोमरलैंड में वर्तमान स्थिति पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? भले ही मेसन मरा नहीं है, वह पहले से ही मौत के कगार पर है और वह अधिक से अधिक एक और लड़ाई लड़ सकता है। वह समय होगा जब वह अपनी ताकत के आखिरी विस्फोट का उपयोग करेगा। भले ही वह जांच की पहली लहर का विरोध कर सके, दूसरी लहर और तीसरी लहर का क्या? सोमरलैंड विरोध करने के लिए क्या कर सकता है? यदि सोमरलैंड इस तबाही से सुरक्षित निकलना चाहता है तो उसे एक और सर्वोच्च पीक गॉड रैंक पावर हाउस की आवश्यकता होगी, लेकिन क्या ये संभव भी है? जाहिर है नहीं। हमारा परिवार सोमरलैंड के समान ही नाव से नहीं बंध सकता। इसके बजाय हमें खुद को बचाने का रास्ता खोजना होगा। हमने इतने सारे लोग भेजे हैं, इसलिए हम, किंग फैमिली, कह सकते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है। कैम, पैतृक शिक्षाओं को मत भूलो। वे चाहते हैं कि हम हर कीमत पर उस व्यक्ति को जीतें।
साहिल, जो सोमोलैंड डिसिप्लिन टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने चोजन वंस के भव्य आयोजन में शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच सर्वसम्मति से नंबर 1 के रूप में मान्यता दी गई। हमारे पांचवें भाई की खबर के अनुसार वह कम उम्र में गॉड रैंक गार्डियन बन गए हैं और उनके वह व्यक्ति होने की बहुत संभावना है, इसलिए उन्हें जीतने का अब सबसे अच्छा समय है। हम इसे गंवा नहीं सकते। ऑगस्टस, तुमने कहा कि इसकी सिर्फ संभावना है और यह निश्चित नहीं है कि साहिल ही वह व्यक्ति है। मैं मानता हूं कि उनकी प्रतिभा वास्तव में इस दुनिया से बाहर है, लेकिन सोमोलैंड में वर्तमान स्थिति के सामने उनके जैसा एक बिगिनर गॉड रैंकर बहुत कुछ नहीं कर सकता। दुनिया की प्रमुख ताकतें अब उन्हें बढ़ने का मौका नहीं देंगी। एक बार जब हम साहिल को अपने पक्ष में कर लेंगे तो हम संभवतः कई प्रमुख ताकतों का निशाना बन जाएंगे। तुम हमारे पूरे परिवार को मौत के कगार पर धकेल रहे हो। ऑगस्टस और कैमरन जमकर बहस कर रहे थे। दोनों ने अलग अलग राय व्यक्त की। दोनों किंग फैमिली की इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से थे। एक को उम्मीद थी कि परिवार सोमोलैंड का समर्थन करना जारी रखेगा ताकि सोमोलैंड का पक्ष प्राप्त किया जा सके और साहिल को जीता जा सके, जो भविष्य के महान व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरी ओर दूसरे को उम्मीद थी कि परिवार सोमोलैंड का समर्थन करना छोड़ देगा और आत्मरक्षा के लिए अपनी ताकत बचाएगा। ईमानदारी से कहूं तो वे दोनों ही बहुत तर्कसंगत थे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।